गुड इवनिंग सर। सर हाँ, मैं पूछूं? पूछो। सर आज क्लिनिक में एक रुग्ण आया था, मेल पेशेंट, 25 ईयर्स का। हम्म। तो वो कंप्लेंट ये लेके आया था कि उसकी राइट साइड का जो जानु संधि है हम्म। उसमें पेन होता है, और हम्म। पेन जब वो चलता है या कोई एक्टिविटी करता है उसी टाइम होता है। हम्म। और अभी मतलब उसको इतना ज्यादा हो गया क्योंकि 1 महीने से पेन हो रहा है उसको, और हम्म। अभी इतना ज्यादा हो गया कि उसको खड़ा रहने में भी दिक्कत आती है। हम्म। तो बेसिकली वो फार्मा कंपनी में काम करता है हम्म। और उसकी सिटिंग जॉब है ज्यादा, हम्म। बैठ के ज्यादा उसको काम करना पड़ता है। सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक की उसकी जॉब रहती है। हम्म। तो सर फिर मैंने उसकी जब हिस्ट्री ली तो जब मैंने पहले तो जब नी जॉइंट का एग्जामिनेशन किया तो हम्म। वहां पे कोई चोट नहीं था सर। हम्म। और सर वहां पे ऐसा राग जैसा भी नहीं था, हम्म। टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा हुआ था, शीत था। हम्म। मतलब वो हम्म। मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जैसे ही था, और कोई हम्म। शोट नहीं था, हम्म। और नॉर्मल स्किन टोन कलर भी था। हम्म। तो फिर मैंने जब उससे और हिस्ट्री ली कि आप क्या खाते हैं क्या वैसे, तो उसने बोला कि जब भी वो कोई अम्ल पदार्थ की चीज खाता है, कोई भी खट्टी चीज खाता है, हम्म। तो उसको सहन नहीं होती, खट्टी चीज भी उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होती। हम्म। एंड दूसरा उसने ये बोला कि उसकी जो मल प्रवृत्ति होती है वो दिन में 2 बार तो जाता ही जाता है, कभी कभी 3-4 बार भी जाता है। और हम्म। जो मल होता है उसको भिन्न वर्च जैसा होता है, मतलब गठा हुआ मल नहीं आता है उसको। हम्म। और तो मैंने उसे पूछा कि आपको उसमें फूड के पार्टिकल्स नजर आते हैं क्या, ऐसा? तो उसने बोला कि नहीं, फूड पार्टिकल्स तो मुझे नजर नहीं आते। हम्म। पर उसने बोला कि जब मुझे मूत्र प्रवृत्ति भी होती है तो भी उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ सफेद सफेद जैसा कुछ निकल रहा हो। तो मैंने बोला उसको कि ये आपको कब से स्टार्ट हुआ? तो वो हम्म। बोला 1 महीने पहले मुझे बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो गई थी, हम्म। और मतलब इतनी ज्यादा हो गई थी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था उन्होंने 2 दिनों तक। और उसके बाद से मुझे ये नी जॉइंट में पेन स्टार्ट हो गया। हम्म। तो मैंने उसे पूछा कि आप सुबह जब सो के उठते हैं तो उस जगह ज्यादा स्टिफनेस रहती है आपको हम्म। क्या, कि आपको हाथ पैर बहुत हिलाने? तो उसने बोला कि ऐसी स्टिफनेस वगैरह तो मुझे नहीं रहती है। हम्म। और सर खाने की हिस्ट्री ली तो पता चला कि सुबह जैसे वो 6:30 बजे व्यायाम नहीं करता सर, वो कोई भी हम्म। 6:30 बजे उठता है, एक्सरसाइज कोई भी नहीं करता सर, वो करता मतलब है कि नहीं व्यायाम करता है? नहीं करता सर। हम्म। और सुबह 6:30 बजे उठ जाता है, उसके बाद जो भी उसने चाय वाय पी, और हम्म। फिर मतलब ऐसे ही हल्का सा कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं करता, डायरेक्ट चला जाता है हम्म। अपने ऑफिस के लिए, और वहाँ 11:30 बजे घर से जो खाना लाता है हम्म। वो खाता है। हम्म। एंड फिर रात में 7:30 बजे तक खाना खा लेता है और हम्म। 10:30 बजे तक सो जाता है। हम्म। तो मैंने उससे पूछा कि आप दही वगैरह ज्यादा लेते हो क्या? तो बोलता है, नहीं दही तो मैं नहीं खाता हम्म। क्योंकि खट्टी चीजें मुझे सूट नहीं होती हैं। हम्म। तो नॉनवेज और खाता है वो, लेकिन रोज नहीं खाता है, महीने में एक आधी बार। हम्म। जो एग्स हैं वो सप्ताह में एक बार खाता है सर। हम्म। तो सर इसका निदान सर हम गृहिणी में करेंगे क्या सर? नहीं, वो खाना कौन सा खाता है? ज्यादा तीखा खाता है कि? सर फीका खाना खाता है वो, हम्म। तीखा आम्ल ऐसा क्योंकि खाना ज्यादा खाता है? नहीं खाता सर, वो तो फीका खाना तीखा खाता है खाता है। क्योंकि उसने बोला कि तीखा और अम्ल उसको सूट नहीं होता, तो और वो फीका ही खाना खाता एमआरआई उसका वाहन प्रवास ज्यादा है ना? है। सर वाहन प्रवास तो ज्यादा नहीं, बैठने का ही उसका जॉब है सर। हाँ, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया फिर? तो सर अभी तो मैंने उसको सिर्फ पाचन के ही द्रव्य दिए हैं, और हाँ। फिर मैंने बोला कि 5 दिन उधर बाद आना, पैर, और आप। हाँ, घुटने में दर्द, राइट ही घुटने में दर्द होना, ये जो है लेफ्ट में नहीं हो रहा, राइट में ही हो रहा है ना? तो इसका एक जी पहले इतिहास में कभी वो गिरा था क्या, वो पहले देखो, ताकि हाँ, वो खवय गुण्य है क्या। हाँ, वो पहले मैंने अगर, पूछा था हाँ, कि गिरे थे कि, उसने बोला नहीं मैं कभी नहीं गिरा। ठीक है। तो हल्की सी चोट भी खवय गुण निर्माण कर सकती है। देखो, दोनों घुटनों में अगर तकलीफें हो तो जो संप्राप्ति है हम समझ सकते हैं, हाँ। पर एक ही हम्म घुटने में है तो संप्राप्ति में ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है ना? ठीक है। हम्म अगर हड्डियों की ये है, फ्रिक्शन है, तो दोनों घुटनों में चीज ये आनी चाहिए, पेन आना चाहिए, ठीक है ना? एक ही घुटनों में जी है तो संप्राप्ति में कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। अब उसमें उधर आरक्त वर्णता नहीं है, दाह नहीं है, तो रक्त का कुछ हम ये नहीं कर सकते। पर वो तीखा खा रहा है ना, विदाही खा रहा है, उष्ण खा रहा है, तो जो संप्राप्ति है वो रक्त दुष्टिकर होगी ही, ठीक है। तो उस प्रकार के भी उसका विचार करो। दूसरी बात, संचिति, जल संचिति जो होती है, जैसे उदर में होती है वैसे घुटनों में भी होती है ना? हम्म। हम्म तो उस जी प्रकार की अगर संचिति हो गई तो शोथ आता है, और कोष्ठक शीर्ष जैसे व्याधि हो जाते हैं, है ना? तो वो भी नहीं है उसमें, है ना? तो शोथ नहीं है, स्तंभ नहीं है, और सिर्फ शूल है, बराबर है। जी सर। हाँ, तो उधर क्या करना है, एक तो अग्निकर्म अच्छे से करो उसका,
हाँ, जहाँ तीव्र शूल है वहाँ डायरेक्ट अग्निकर्म करो, और उसको नित्य अभ्यंग उस घुटने को लगाने के लिए, और उसको स्वेदन ऐसे ही करो, बाकी कुछ मत करो। बारीक से हिस्ट्री ले लो और कुछ दिखता है क्या वो देखो। एक घुटना अगर दर्द होता है तो कई सालों के बाद दूसरा भी घुटना दर्द होता है, हाँ, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सिमेट्रिकल बना है, ठीक है। तो होने की शक्यता ज़्यादा रहती है, एक बाजू में दर्द हो तो दूसरे में दर्द होने की शक्यता ज़्यादा रहती है, हाँ। तो सोने की, हाँ, सोने का उसकी पोस्चर देखो, हाँ, बाइक पर बैठने की पोस्चर देखो, ये सभी चीज़ें। कई लोग कुर्सी पर बैठते समय भी अलग से इस प्रकार से बैठते हैं, हाँ, तो वो भी देखो, हाँ। ये छोटे मोटी चीज़ें देखकर वो करो। अगर वहाँ स्तंभ लग रहा है, सुबह उठने के बाद स्टिफनेस लग रहा है, तो आमावृतवात करके उसको लेपन दे दो, शुंठी और इसका निर्गुंडी का। वैसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूस पेनिंग है तो ये केवल वात है ना। तो केवल वात है तो घुटनों की क्यों वहाँ, ये एक सोचने वाली संप्राप्ति है ना। एक तो खवे गुड़ना चाहिए वहाँ पर, हाँ, कुछ तो ऐसा चाहिए कि वहाँ वात वृद्धि वहाँ ही हुई है, हाँ, तो उस प्रकार से वो देखो। और नित्य घुटनों को तेल लगाओ और ये करो, क्योंकि बाकी कुछ डिटेल है ही नहीं केस में, ठीक है। पर जो हेतु में दिख रहा है हमें, विदाही और सर वो जो भूषोष्ण, उसको मल बार हाँ, तो वात सर तो का जिसको लक्षण है मल ना, के ढंग से मल प्रवृत्ति न होना, ये वात का लक्षण है। अगर वो प्रवाही का जैसे लक्षण दिखा रहा है, हाँ, लक्षण दिखा रहा है मीन्स क्या, अन्न के कण दिख रहे हैं, हाँ, कभी आज मल सम्यक है कभी असम्यक है, हाँ, आज ढंग से हुआ है कल नहीं हुआ है, ऐसे लक्षण वो बता रहा है। कुंथन युक्त मल प्रवर्तन हो रहा है, हाँ, ऐसे कुछ लग रहा है तो उस ग्रहणी प्रवाहिका का विचार करना है, हाँ। अगर प्रवाहिका वैसा हो तो उसको बस्ती जैसी चिकित्सा दे रही है। पर प्रवाहिका में बोला है अष्टांग संग्रहकार ने कि जिसका कोष्ठ स्नेह हो, स्नेह युक्त हो, उसको प्रवाहिका नहीं होती, हाँ, तो इसलिए उनमें तैलपान बोला है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से बस्ती तेलपान ऐसे कर सकते हैं आपको, अगर वैसे प्रवाहिका ग्रहणी दिख रही है तो, उसके लिए प्रवाहिका ग्रहणी में भी ऐसे लक्षण आए हैं, अधमान आया है, हाँ, उदरशूल आया है, हाँ, इस प्रकार के लक्षण आए हैं। तो उस प्रकार के है क्या वो देखो, अगर वो हो तो वही करना है। देखो क्या हो गया, व्याधि कोई भी हो, हाँ, दोष तो आप एक ही पकड़ोगे, है ना, ठीक है ना। वो वात ही करेगा, प्रवाहिका करेगा, वो वात ही ये करेगा वो करेगा, दोष तो एक ही करने वाले हो, ठीक है ना। आपने प्रवाहिका उसका वातज ग्रहणी निदान किया या फिर केवल वात किया, तो देने वाले आप बस्ती ही हो, ठीक है ना, देने वाले आप स्नेहपानी हो। तो उस प्रकार से करो। पहले तो वो देखो रक्त का उसमें अनुबंध है क्या। कभी कभार अनुबंध इतना कम होता है कि उपशय अनुपशय नहीं पता चलता, और उपशय अनुपशय जो है वो व्याधि के प्रति चाहिए। मतलब क्या, अभी घुटनों में दर्द है उसके, ठीक है, और वो बोल रही है कि मैंने तीखा खाने के बाद जलन होती है पेट में, पर दर्द में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये उपशय अनुपशय नहीं है ना। उपशय अनुपशय उस व्याधि के प्रति होना चाहिए, बराबर है ना। यस सर। हाँ, तो वो नहीं है, उसको ऐसा नहीं हो रहा है। फिर भी अगर सूक्ष्म प्रमाण में अनुबंध हो तो कभी कभार वो मैनेज नहीं कर पाता, वो बुद्धि उसमें भेद नहीं कर पाती, हाँ, क्योंकि वो कभी कभार पेन किलर लेते हैं और ऐसी दवाइयाँ जो है वो बुद्धि पर जो है आवरण निर्माण करती है। तो जब आवरण निर्माण होता है तो इंसान है क्या नहीं क्या, कम है क्या, इसमें भेद नहीं कर पाता। बुद्धि का काम है विवेक, हाँ, कि ये दो चीज़ों में फ़र्क ढूंढना, तो नहीं ढूंढ पाता, हाँ। तो बहुत पेन किलर लेने वाले लोग हैं, उनमें ये रहता है कि वो पता नहीं कर पाते कि अरे मेरे गर्म पानी से ठीक हो लग रहा है कि ठंडे पानी से ठीक हो रहा है, ऐसे वो कन्फर्म नहीं बता पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से भी उसका विचार करो, हाँ। अगर हेतु में तीखा ज़्यादा खाना हो, हेतु में इस प्रकार से आहार यार हो, तो रक्त की दृष्टि होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। यस सर। हाँ, तो उस प्रकार से करो, ठीक है। उसको अभ्यंग के लिए तेल दो, उसको सेकने के लिए बोलो, और 10 दिन के बाद बुलाओ, उससे ठीक हो रहा है क्या वो देखो। बोला ठीक हो रहा है, फिर ठीक ही बात है। बोला स्वेदन के बाद थोड़ी तकलीफ बढ़ती है तो उसको बीच में रक्त मोक्षण करो, हाँ, अनुबंध है ऐसा समझकर, हाँ, इस प्रकार से करो। रक्त का अनुबंध होना तो स्निग्ध और उष्ण उपचार से दर्द होता है। रक्त का अनुबंध हो तो स्निग्ध उष्ण उपचार से, उष्ण से तो होता ही होता है, स्वेदन से तो होता ही होता है। इसलिए स्वेदन किसको नहीं देना है, उसमें मूर्छा दाह ऐसे लक्षण आए हैं, उनको नहीं देना है। तो स्वेदन से दर्द होता ही होता है। तो अगर वो हो गया दर्द तो समझ लेना ये है।
और फिर ये करना है। इसीलिए बोला है कि क्या बोला है कि गुड़ लिंग निदानम व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम उनको ये करना है, उन दोनों से उनको जानना है। कि पता नहीं चलेगा अगर व्याधि क्या है, किस दोष से है, किस हेतु से पता नहीं जब चलेगा, तब उपशय और अनुपशय ये मास्टर की है ट्रीटमेंट में। हाँ, पेशेंट ही बताता है कि मुझे इससे फर्क पड़ता है और इससे दर्द होता है। तो जिससे दर्द होता है जो अनुपशय है, जो खाने के बाद पेशेंट में दर्द उसको महसूस होता है, व्याधि बढ़ती है, वो उसी गुण के हेतु रहते हैं पेशेंट में। तो वो हेतु ही बताता है। जब वो अनुपशय बताता है तो हेतु ही बताता है, जो उपशय बताता है वो चिकित्सा ही बताता है एक्चुअली। ठीक है, तो इस प्रकार से करो। हाँ, पर कभी भी एक ध्यान रखो कि एक ही बाजू में कुछ व्याधि होना, ये व्याधि जो है वो कठिन है। हाँ, मीन्स उसमें कुछ संप्राप्ति में ट्विस्ट है। हाँ, ये है। और दोनों सिमेट्रिकल अगर है तो उतना ट्विस्ट नहीं है। हाँ, ये एक ध्यान रखो। ठीक है, मेरे दोनों आंखों से कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट में कुछ हमें, पर एक ही आंख से कम दिखाई दे रहा है, ऐसा हुआ तो फिर उस कर्ण का विचार, नासा का विचार, ये सब करना पड़ता है ना। तो कोई भी अवयव में एक ही बाजू में हो तो संप्राप्ति में ज़्यादा ट्विस्ट आता है, कठिनाई आती है, अलग एंगल से विचार करने पड़ते हैं। दोनों बाजू, हाँ, मेरे दोनों घुटने में दर्द है तो समझ सकते हैं कि ये एज रिलेटेड है, डिजेनरेटेड है, कि वात वृद्धि है, इस प्रकार से, है ना। एक ही घुटना ये कर रहा है, हाँ, तो अमवात की दिख रही है क्या संप्राप्ति, वात रक्त की संप्राप्ति दिख रही है क्या, कुष्ठुक शीर्षक की जैसे दिख रही है क्या। हाँ, तो ये अलग तरीके से जाता है सब कुछ। मेरी एक ही उंगली में चिमचिमायन है, हाँ, तो कुछ संप्राप्ति में ट्विस्ट है, ठीक है ना, बराबर है। दोनों हाथों में चिमचिमायन है तो हम समझ सकते हैं, बराबर है। तो इस प्रकार से कभी भी शरीर का देखना। हाँ, बोलो सर। उसने ये भी एक हिस्ट्री दी थी ना कि 1 महीने पहले उसको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो गई थी और वो हॉस्पिटलाइज था, उसके बाद से ही ये स्टार्ट हुआ है उसका। हो सकता है ना, हो सकता है ना, हो सकता है बीच में कुछ तो हेतु हुए रहेंगे, कभी कभार वो पता नहीं चलते रुग्णों को भी और हमें भी, है ना। तो ऐसा हो जाता है। कई कबार तो सर इसमें ये भी रिलेशन लगा सकते हैं कि उसकी गृहिणी जो पाचन तंत्र है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी वजह से वो जो आम है जहाँ जहाँ जा रहा, हालांकि उसको शोथ और ये सब लक्षण नहीं है, पर उसकी जिह्वा भी साम थी और मल तो साम है ही। और उसने बोला कि मूत्र में से भी मुझे कुछ सफेद सफेद सा निकलता है, ऐसा लगता है। कभी भी क्या है, हमारा एक बेसिक रूल है, जैसे मॉडर्न में बेसिक रूल है कि बाबा फीवर का पेशेंट आया तो उनमें क्या रहता है, अगर उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे तो उनका बेसिक रूल है कि टाइफाइड देखो, मलेरिया देखो, ये देखो, ये बेसिक रूल जैसा है ना, वैसे भी हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है तो उसका अग्नि अच्छा है क्या, पचन अच्छा होता है क्या, मल अच्छा है क्या, मूत्र अच्छा है क्या, स्वेद अच्छा है क्या, ठीक है, हाँ, निद्रा अच्छी है क्या, आहार कैसा है, दिनचर्या कैसी, ये बेसिक रूल है। यहाँ से पहले फिल्टर होना चाहिए पेशेंट। कोई भी पेशेंट हो या ऐसे जानशूल हो, कोई भी हो, मल नहीं अच्छा, मल पर काम करना ही है, मूत्र नहीं अच्छा, उस पर काम करना ही है, आपको उसका विचार करना ही है। हाँ, मल अच्छा नहीं, इसका मतलब क्या, अग्नि प्रोडक्शन जो है, हाँ, पचाने का काम है, पचन तंत्र जो है वही बिगड़ा है ना। तो गृहिणी की चिकित्सा करनी है। गृहिणी दोष चिकित्सितम अध्याय बोला है, गृहिणी चिकित्सितम अध्याय नहीं है। गृहिणी दोष चिकित्सितम अध्याय मीन्स गृहिणी ये अवयव के नजरिए से, अवयव मीन्स अवयव जिस धातुओं से बना है उसका विचार, ठीक है। और गृहिणी दोष है, वहाँ दोष कौन सा है, अग्नि, तो अग्नि का विचार, तो ये सभी है। तो गृहिणी ऐसा एक टिपिकल ऐसा व्याधि नहीं है। जहाँ जहाँ पेट खराब होता है, जहाँ जहाँ मल का ये होता है, वहाँ गृहिणी व्याधि हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ अग्नि दृष्टि है वहाँ गृहिणी है। तो गृहिणी दोष चिकित्सा में जहाँ जहाँ अग्नि बिगड़ी है वहाँ वहाँ गृहिणी व्याधि है, जहाँ जहाँ गृहिणी अवयव बिगड़ा है वहाँ भी गृहिणी व्याधि है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अग्नि बिगड़ी है और ये व्याधि आते हैं हमारे पास। हाँ, क्योंकि कोई अध्ययन तो करता ही है, हाँ, वैद्य भी करते हैं, संकीर्णाशन होता है, अजीर्णाशन होता है, प्रमिताशन होता है रुग्णों में, तो ये सभी कारण जो है वो अग्नि बिगड़ने की कारण है। तो हम ऐसे टिपिकल गृहिणी की ट्रीटमेंट नहीं करते, हम दीपन करते तो क्या करते हैं, गृहिणी की ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। प्रवाहिका में क्या बोले, जीर्ण प्रवाहिका में क्या करने बोला है, आप मरीज का चूर्ण ले लो, पिंपड़ी का चूर्ण ले लो, ये क्या बोला है, पानी के साथ ले लो। इसका मतलब क्या है, आप साक्षात अग्नि डाल दो पेट में, क्योंकि उसका अग्नि ही गया है, जीर्ण प्रवाहिका हुई है ना, बराबर है ना। तो अग्नि की ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, दीपन ये अग्नि की ट्रीटमेंट है ना। अगर वो अग्नि कफावृत्त है तो क्षार, आशव, अरिष्ट, ये जो ट्रीटमेंट है वो क्या, अवृत्त निकालने की ट्रीटमेंट है। इन शॉर्ट क्या करते हैं हम, फिर दीपन ही करते हैं। कफावृत्त अग्नि होता है तो कफ का आवरण निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, दीपन ही करते हैं।
है ना। आमावृत्त होता है तो क्या करते हैं हम, लंघन करते हैं। क्या क्यों लंघन करते हैं? आम का पाचन करने के लिए क्यों करते हैं? हाँ, बराबर है ना। छन्नेम अन्नम यस सर। विपच्यते, वो जैसे अंगार है उस पर जैसे राख जमती है और हम फूंकर मारने के बाद जैसे राख उड़ती है, उस प्रकार से अग्नि भड़कता है। तो हम अग्नि की चिकित्सा करते हैं इन शॉर्ट, ठीक है ना। तो हाँ बेसिकली हम सर, गृहिणी की चिकित्सा करते हैं सभी ऐसा व्याधियों में। ऐसा हो सकता है सर, अभी तो मैंने उसको अग्नि का ही दिया है और उसको बोला है कि 5 दिन आप जब दोबारा आएंगे तब तक से मुद्ग दाल पे ही रहिए और हम्म बाकी कुछ ऐसा ज्यादा नहीं खाइए। हम्म तो सर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अग्नि की दृष्टि हो और प्लस जानु संधि में जो राइट साइड है वहां खा वैगुण्य हो, और जिसकी वजह से मैकेनिकल इंजरी हाँ जैसा उसको मतलब लग रहा हो, और वात हम्म का मतलब वात परतंत्र गुण से उसका प्रकोप हुआ हो। सर ऐसा भी हो सकता है सर, हो दो सकता है ना, अलग अलग बातें हो एक सकता साथ है हो ना। सकती हैं। परतंत्र प्रकोप अगर हो तो मैं उपशय अनुपशय में फर्क आएगा, है ना। ठीक है, वो बोल यस रहा है मैं सर। चलने के बाद, काम करने के बाद तकलीफ बढ़ती है, तो ये वात का लक्षण है। यस सर। ठीक है ना। वो बोल रहा है कि नहीं मुझे ये करने के बाद तकलीफ बढ़ती है, मुझे बाबा गर्म तेल लगाने के बाद तकलीफ बढ़ती है, तो ये परतंत्र प्रकोप है, बराबर है ना। यस सर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से। और दूसरी बात क्या है, एक सिंपल विचार है ट्रीटमेंट करते समय, जब आप चिंतन करते हो, ग्रंथ का अध्ययन करते हो, और जब चिंतन करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं हर रुग्ण में, ज़्यादातर रुग्ण में, कि पेशेंट का मल देखो, मूत्र देखो, बाकी के मल देखो, बाकी के लक्षण देखो, अग्नि देखो, और जिन जिन पेशेंट में लग रहा है आपको कि क्या क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि मैं दिन में एक बार टॉयलेट जाता हूँ तो मेरा पेट ठीक है, पर टॉयलेट कैसे होता है, हाँ, ये कभी नहीं पूछा जाता। अगर वो पूछने के बाद पेशेंट बोल रहा है कि ऐसा ऐसे टॉयलेट होता है और हमारा जैसे अपेक्षित होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो अगर हमने दीपन का काम उस पर कर दिया, पाचन द्रव्य दे दी, और उसका आहार जो है वो हमारे आयुर्वेद के अनुसार अगर उसका रख दिया आहार और दीपन पाचन कर दिया, तो भी व्याधि ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो भी यस। व्याधि चांसेस हाँ, एक मिनट, मैं आपका माइक बंद करता हूँ। हाँ, तो भी व्याधि ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो कभी कभार क्या होता है, हम बहुत बड़े बड़े सोचते हैं और बड़े बड़े ट्रीटमेंट लाते हैं, बड़े बड़े कल्प व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं, और ये छोटी चीज़ें भूल जाते हैं कि हमें मल पर काम करना चाहिए, मल का पाचन करना चाहिए। कितने साल तक पेशेंट ने मल का पाचन ही किया नहीं रहता, इतना रोज आम निकलता है। ठीक है ना। कितने साल उसने कभी आमाशय का शोधन नहीं किया रहता, हाँ, इतना वो रोज का कचरा उसमें डालते हैं, है ना। तो कभी कभार ये बेसिक पहले करना चाहिए कि पाचन करो, ठीक है, लंघन करो, हाँ, या फिर आमाशय या फिर मल का पाचन करो हरितकी से। तो ये बेसिक है। हरितकी से मल का पाचन, अगर कई कई रुग्ण हमने देखे कि सिर्फ हरितकी देने के बाद, मल का पाचन होने के बाद उसमें वर्ण में सुधार आ जाता है, बहुत फायदे होते हैं, पर हमने किया नहीं रहता, मल का पाचन ही नहीं किया रहता कभी। तो ये बेसिक जो पहले जो नियम है हमारे, हाँ, दोष धातु मल, तो इन पर पहले काम होना चाहिए, बाद में सब आगे आगे की सोच है। तो इस प्रकार से करो, ठीक है। ओके। यस हाँ हेलो बोलो, सर। हाँ। हम्म हेलो नमस्ते सर। हाँ, हो सर गया जरा आपका, हो गया। आम्ल सर हम्म आमाशयगत वात या आम्ल पित्त में थोड़ा डिफरेंशिएशन बता बता दीजिए सर। आम्ल जैसे पित्त में, डकार के साथ में यदि शूल भी है हम्म और थोड़ा सा ऐसे तीखा मतलब GRD जैसा है, तो इसमें जैसे पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण गुण भी बड़ा है और वात भी संप्राप्ति में है ऐसे। नहीं, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ने क्या? दो, पर वो ऊपर आ रहा है ना। हम्म हाँ हम्म हाँ देखो, पहली बात तो आमाशयगत इस वात का इधर ये मत, आमाशयगत वात जो है वो बड़ा कंसेप्ट है, गतत्व है। हाँ, आमाशय जो है वो हम जो स्टमक बोल रहे हैं वो आमाशय नहीं है आयुर्वेद को अपेक्षित। ठीक है, पहली बात। हाँ हाँ, आमाशय मीन्स हाँ स्टमक नहीं। हाँ, आमाशय मीन्स क्या, दो स्तनों के और नाभि के बीच में जो कुछ आता है, हाँ, जो कुछ आता हाँ है वो सब आमाशय है। ठीक है, बराबर है क्या आमाशय हाँ की ऐसी डेफिनेशन? हेलो, हाँ, तो वो सब यस आमाशय सर। है। तो हम जो बोल रहे हैं वो उतना स्टमक उतना आमाशय नहीं है। हाँ, तो ठीक है, तो वो दिमाग से पहले हाँ निकालो कि वो आमाशय है। दूसरी बात, अम्ल पित्त में क्या होता है, पित्त का अम्लत्व बढ़ता है, विदग्धता आ जाती है। क्यों आती है, हाँ उसके कारण सब दिए है, अजीर्ण बार बार होना, ये होना वो होना, बार बार अजीर्ण होना, यह अम्ल पित्त का कारण है।
और फिर आम्ल पित्त में ये विदग्धता आने के कारण क्या हो जाता है, आम्लोद्गार आते हैं, उरोदाह, कंठदाह, ये सब लक्षण दिखते हैं। फिर उसके ऊर्ध्वगाम्ल पित्त, अधगाम्ल पित्त, ऐसे ये कर दिया है। अब होता क्या है कई बार कि उदावर्त जैसी संप्राप्तियां पेशेंट में रहती है, अर्श है पेशेंट को, मलबद्धता है, या फिर वेगावरोध जैसी संप्राप्तियां ऐसे है, और उससे उदावर्त हो जाता है। और कभी कभार खट्टे ढक्कर आना, ऊपर से और आम्लोद्गार आना, उरोदाह, ये लक्षण दिखते हैं। इसलिए पेशेंट को पहले पूछना कि आम्ल पित्त होने के लिए अजीर्ण के हेतु आपने किए हैं क्या, ऐसे है क्या, वो तीखा खाता है क्या, खट्टा खाता है क्या, अति लवण खाता है तो अति लवण खाता है क्या। तो जनरली पेशेंट नहीं खाते, ठीक है। ये शास्त्र में जैसे हेतु दिए हैं, ऐसा कोई बहुत रेयरली लोग ऐसे कि मुझे बहुत आम्ल पित्त है फिर भी मैं तीखा ही खाऊंगा, मसालेदार ही खाऊंगा, कृष्ण मरीच ही खाऊंगा, हरी मिर्ची खाऊंगा, अचार इतना खाऊंगा, ऐसे नहीं करते पेशेंट, है ना। उनको मालूम रहता है ये नहीं खा, मुझे नहीं जमता, तो ये नहीं खाते। हाँ, बराबर है। ऐसा कोई पेशेंट है क्या कि नहीं मुझे आम्ल पित्त है पर मैं नहीं, आचार मुझे इतना सब्जी जैसा लगता है, ऐसा नहीं खाते कोई। हाँ, इतना ही खाएंगे वो तक। तो बहुत बार जो ये हमें दिखता है वो उदावर्त जैसी संप्राप्ति दिखती है। पेशेंट को अर्श रहता है, मलबद्धता रहती है, वेगावरोध जैसा है, ऐसी संप्राप्तियाँ दिखती है, और उससे ये होता है। तो पेशेंट को कई बार ये पूछना कि आपका पेट साफ होता है क्या, अर्श की हिस्ट्री है क्या, ये सब पूछना। और ये अगर आपको मिला और आम्ल पित्त की कोई भी हेतु नहीं मिले तो उदावर्तित वात है और उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वातानुलोमन करने के बाद ये सब कुछ लक्षण ठीक हो जाते हैं, ठीक है। हाँ सर। और दूसरी बात हो गई आमाशयगत वात। आमाशयगत वात तो ये बड़ा कंसेप्ट है, ये गतत्व है। हाँ, जब वात आमाशय में जाता है तो क्या लक्षण करेगा, पक्वाशय में जाएगा तो क्या लक्षण करेगा, वादमान आदि लक्षण करेगा। आमाशय में जाएगा तो क्या करेगा, तृष्णा, छर्दी, हाँ, ये लक्षण करेगा। तो ये गतत्व है, और उसके अनुसार उन्होंने ट्रीटमेंट दी है। ट्रीटमेंट क्या दी है, आमाशय की पहले आशय की चिकित्सा दी है। आशय की चिकित्सा क्या है, वमन है। हाँ, पहले आमाशय का शोधन करो, और शोधन होने के बाद जो है षडधरण चूर्ण दे दो, फिर स्नेहपान दे दो, ये अलग से ट्रीटमेंट दी है, ठीक है। तो कई बार आप पेशेंट का निदान आमाशयगत वात कर सकते हैं, ये लक्षण जो दिए उसके अनुसार। ठीक है। और सर इसीलिए क्या हुआ, इसलिए क्या करो, किसी व्याधि के हेडिंग पे मत जाओ। हेडिंग पे गए तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। हाँ, आप संप्राप्ति पर लगाना आना चाहिए। ये हेतु है, हेतुओं के ये गुण है, और इस गुण से ये गुण बढ़ गया है, या फिर ऐसे इस प्रकार से व्याधि हुई है। इस संप्राप्ति का पिक्चराइजेशन आना चाहिए। चाहे उस संप्राप्ति के पिक्चराइजेशन को आप कोई भी नाम दे, नाम को कुछ भी महत्व नहीं है हमारे आयुर्वेद में। हाँ, ठीक है। बोलो सर। एक और मेरी पेशेंट है 45 इयर्स की, मुस्लिम पेशेंट है। तो सर उसको शोथ है दोनों पैरों में, और वो बोल रही है कि 2-3 साल से वो शोथ है। कहाँ से तो शोथ सर है? उसका पैरों में, दोनों पैरों पे। नहीं, घुटनों के नीचे के कमर के नीचे? घुटनों के नीचे सर, सीट पे। तो दोनों तरफ है उसको, और सर फिटिंग एडिमा है, और मतलब वहाँ का स्पर्श भी शीत है, टिपिकल कफत शोथ जैसा है उसको। एंड सर 45 उसका क्या है जी सर? 45 इयर्स की है ये, 43-45। यस सर। और सर उसका ये है कि उसकी शॉप है, वो शॉपकीपर है, तो दिन भर में वो ज्यादा खड़ी रहती है। कस्टमर आते हैं उनको सामान दिखाना वगैरह, तो वो खड़ी रहती है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और दूसरा सर उसका जो फूड की हैबिट है, जैसे अम्बुपान है क्या उसका? अति अम्बुपान मैंने हिस्ट्री ली थी, तो सर उसने ऐसा बोला कि पानी मतलब वो पीती है, काफी पीती है। तो मैंने उसको मना किया कि आपको, हाँ, कि आपको जब प्यास लगे तो ही पानी पीना है, वरना नहीं पीना है आपको, पानी कम पीना है आपको। ये मैंने उसको सर बता दिया था सर। और सर उसका ये है कि उसका खाने का कोई मतलब वो नहीं है कि सुबह नाश्ता किया तो किया, नहीं तो निकल आई, फिर जब शॉप पे टाइम मिल रहा है तो खाना खा रही है, रात में 10-10:30 लेट खाना खा रही है, 12 बजे सो रही है, सुबह 7:30 बजे उठ रही है। तो अजीर्ण के भी तो लक्षण है ही, विषमाशन भी है ही उसको। तो और उसका ऊपर से वो, मैंने से पूछा कि आप अति लवण खाती हैं, तीखा खाती हैं? तो यस सर, वो तीखा भी खाती है और लवण भी उसको पसंद है, तो वो मसालेदार खाना खाती है सर। और मुस्लिम्स हैं तो सर वो फिर नॉनवेज वगैरह भी ज्यादा ही खाता है सर।
तो ये सब उसकी हिस्ट्री है और 2 साल से उसको शोथ है सर। और मल की हिस्ट्री मैंने ली थी तो सर मल में तो उसको मतलब वो तो उसके हिसाब से तो ठीक ही है। और मैंने उसे पूछा कि आप घड़ी देख के खाना खाते हैं कि टाइम हो गया इसलिए खाना खा रही है या आपको भूख लगती है? तो वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं चलता क्योंकि शॉप पे जब टाइम मिलता है मैं तो तब खाना खाती हूँ। तो उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि उसको दिन में सोना है क्या उसका? नहीं सर, दिन में सोना नहीं है क्योंकि वो शॉप पे ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, फिर? और सर मैंने पूछा कि आपके मेंसेस बंद हो गए या आ रहे हैं, तो अभी बोल रही है कि वो 2.5 महीने हो गए अभी आए नहीं है मेरे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको आपकी मदर को भी इसी एज में हुए थे क्या बंद? तो उन्होंने कहा तो सर इसका कफर शोध जैसा ही करेंगे सर, अजीर्ण जन्य शोध। शोथ जो है, हाँ, शोथ जो है उसके कारण बहुत है। हाँ, कारण बहुत है मीन्स पहले तो शोथ जो है वो अति अम्बुपान से होता है, दिवा स्वाप से होता है। हाँ, जल गुण शरीर में बढ़ता है तब होता है ना। गुड़ के जैसे पदार्थ खाना, हाँ, अजीर्ण होना बार बार, गुरु अन्न खाना और पचा नहीं पाना, इससे होता है। ये हो गया आहारज हेतु। विहारज हेतु में हमें जो सूत्र स्थान में बोला है कि घुटनों के ऊपर का जैसा आसन हो, जैसे चेयर पर बैठना, ऐसे आसन जो है, ऐसे आसन पे बैठना, पैर बहुत देर तक खड़ा रहना, हाँ, ये भी एक टीका में बोला है कि वो भी एक कारण होता है। ठीक है, तो ये कारण इनमें दिखते हैं, ऐसे जो शॉप पे खड़े रहते हैं, तो ये विहारज कारण और आहारज कारण, ये दोनों कारण होते हैं और ये ऐसे शोथ आ जाते हैं। हाँ, स्त्री है, अधोगुरुता रहती है तो और उसमें प्लस पॉइंट आ जाता है। अब इनमें क्या करना, विहार तो वो बदल नहीं सकते, है ना, बदल नहीं सकते मीन्स क्या, वो शॉप तो ये नहीं कर सकते, तो उनको बोलो शॉप में ऐसी जो हाइट ज़्यादा हाइट की चेयर लगाओ और उस पर बैठो, हाँ, पैर ऊपर लेके। हाँ, ऐसे हमने बहुत से पेशेंट को किया है। ठीक है, ताकि वो विहार जो कारण है वो बंद हो सके। दूसरी बात, रात को सोते समय पैर ऊपर लेना और सोना, हाँ, उस प्रकार से करो। तीसरी बात जो है कि शोथ जो है वो अगर कैसे हो रहा है, दिन भर हो रहा है तो देखो, क्या कम ज़्यादा हो रहा है वो देखो, उस पर खड्डा अगर उस पर डाल दिया, हाथ उंगली घुसा दी तो वो झट से ऊपर आ रहा है क्या वो देखो। तो उस प्रकार से अगर को कफज शोथ लग रहा है आपको, है ना, आरक्त वर्णता है क्या शोथ पर? नहीं सर, आरक्त वर्णता नहीं है। हाँ, तो कफज तो, हाँ बोलो। पिटिंग एडिमा ही है सर। हाँ, वो दब जाता है। हाँ, पिटिंग एडिमा है तो कफज शोथ उसका निदान कर दो। और कफज शोथ में क्या बोला है, असवरिष्ट, क्षार, इनका प्रयोग बोला है ना। तो उसके जो ये देखो क्या क्या है लक्षण है और उसके अनुसार जो है कफज शोथ की चिकित्सा करो। उसमें आप क्या कर सकते हैं कफज शोथ की चिकित्सा में? सर पहले तो मैंने तो उसको पुनर्नवादी गुग्गुल दे दिया था और अरिष्ट दे दिया है सर। अरिष्ट दे दो, उसमें क्षार डालना। देखो आपको लग रहा है कि कफानुबंध बहुत है पेशेंट में, तो क्या करना, उसमें क्षार डालना, ये क्षार जो है वो थोड़ा डालना और उस प्रकार से दशमूलारिष्ट काढ़ा होगा तो देना। हाँ, पुनर्नवा जो है वो नहीं देनी, दशमूल देना। हाँ, दशमूल ये बेस्ट मेडिसिन है शोथ में। ठीक है, और वो वाग्भटाचार्य बोलते हैं और सभी आचार्य बोलते हैं। हाँ, देवदार वरिष्ठ जो है वो भी अच्छा शोथ में काम करता है इसमें, इस पेशेंट में। हाँ, क्योंकि बहुत समय तक वो खड़ी रहती है, बहुत समय तक वो स्रोतों में गया रहता है, जल संचिति हुई रहती है, तो इनमें सूक्ष्म स्रोतों में जाने की क्षमता, उदर के कफ का पाचन करने की क्षमता जो है वो देवदारू में है। और उसका आसव वरिष्ठ दिया तो और उसमें क्षमता बढ़ जाती है। तो देवदार वरिष्ठ चालू करना, यवक्षार डाल के भोजन से पहले वो करना चालू, रात को सोते समय पैर ऊपर लेने के बोलना और अति अम्बुपान पहले बंद करना। हाँ, अति अम्बुपान रहता है और ये संप्राप्तियाँ और बढ़ जाती है। ठीक है, वो मांसाहार कर रही है तो मांसाहार पूर्ण बंद करना। ठीक है सर, तो इसमें गुड़ अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं? गुड़ अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। यस सर। तो सर मेडिसिन में बस उसको देवदार अरिष्ट चालू करना है सर, और कुछ नहीं? देवदार अरिष्ट चालू करना। कंप्लेंट से आई थी, अगर देवदार अरिष्ट मिला नहीं, अच्छा, तो खुद के क्लिनिक का देवदारू देना और उसका क्वाद बनाना और बोलना क्वाद बनाने के बाद ठंडा होने के बाद क्वाद पीते समय उसमें यवक्षार डाल के पियो, या फिर गोमूत्र डाल के पियो। यस सर।
सर एक्चुअली वो इस कंप्लेंट से आई थी कि शोध तो उसको 2 साल से था, पर वो अवॉइड कर रही थी, उसको इतना उसकी परवाह नहीं है। लेकिन अब वो कह रही थी कि मतलब मैं सीढ़ियां भी चलती हूँ तो मेरा पैर ऐसे भारी होता है और मुझसे सीढ़ियां भी चढ़ी जाती हैं, तो मतलब अधोगुरुता काफी बढ़ गई है सर, उसको पेन होने लगा है उसकी वजह से, तो इसलिए वो आई थी। और जो जो धान्य खाते हैं, चाहे वो राइस हो, कुछ भी जो खाते हैं वो, तो पूरे भ्रुष्ट करके उसको सेवन करना, ताकि उसमें हाँ सर, वो मैंने उसको बता दिया था कि रोस्ट करके बनाना, और एक ऊंची सी चेयर पे बैठना और नीचे पैर लटकाना नहीं है, नीचे कोई छोटा सा स्टूल वगैरह भी रख लेना ताकि पैर लटके ना रहे। और शोथ में अगर मलावष्टम्भ ऐसे कुछ दिख रहा है आपको तो एरेंडल तेल उसको पीने के लिए बोलना है। तो एरेंडल तेल जो है वो अधोनाभि दोषहर बोला है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो गंधर्व की भी दे सकते हो आप, नहीं तो एरेंडल तेल जो है वो अपान काल में पीने के लिए दे सकते हो। तो इससे हो जाता है शोथ। और विहारज जो कारण है वो उस प्रकार से बंद करो। एक तो क्रेप बैंडेज लगाने बोलो, नहीं तो सोते समय पैर ऊपर करके सोना। तो कभी तकिया लेकर अगर सोए तो क्या हो जाता है, कभी कभी घुटनों में दर्द हो जाता है, तो क्या करना, वो बेड जो है वो बेड के जो पैर है ना वो ही इंक्लाइन करना। जो पैरों की साइड के जो पैर है बेड के, वहाँ 1-2 इंच का कुछ लकड़ी ये करने, पत्थर रखना और इस प्रकार से बेड करना। तो इससे क्या होता है, घुटनों को तकलीफ नहीं होती। नहीं तो क्या होता है, रात में तकिया फिर कहाँ जाता है और फिर पैर और दर्द करने लगते हैं। क्योंकि असम शयनम ये भी कारण बोला है ना बाकी चीज़ों का, है ना। तो सर उसको लेप में सब शुंठी और हरिद्रा का लेप दे सकते हैं क्या सर? हाँ, शुंठी में कुलित्थ दे सकते हो। कुलित्थ का चूर्ण गोमूत्र भी तुम डाल दिया तो वो हो जाता है। पर ये शोथ जो है वो विहारज कारण ज्यादा रहते हैं, है ना। तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो खड़ा रहना है ना वो भी गलत ही है। ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से पहले वो विहारज कम कर दो। वो नहीं कर सकते तो क्रेप बैंडेज लगाओ, बोलना है रात को 1-2 घंटे क्रेप बैंडेज लगाओ नीचे से ऊपर तक। ऐसे करो बोलना। सर और ये जो पहले वाला पेशेंट मैंने पूछा था जिसको बार बार मल प्रवृत्ति होती थी, तो सर उसके लिए क्या दूं सर? किसके लिए? कौन सा? सर इससे पहले वाला जो मैंने केस पूछा था जिसको जानू संधि शूल था और बार बार मल प्रवृत्ति होती थी, तो सर उसमें दाढ़ी मास्टक चालू करूं या मुस्ता शुंठी दे दूं सर? हाँ, मुस्ता शुंठी दे तो भी चलेगा। एक बार अग्नि आपने अच्छा कर दिया ना तो मल भी अच्छा होने लगता है। कुछ ग्राही देने की जरूरत कभी कभी पड़ती नहीं। मीन्स मरीच दे दिया तो भी मल अच्छा होने लगता है ना। ठीक है। अभी तो सर मैंने उसे बोला कि आप तक्र पान करो, वो भी बिल्कुल जिसमें पर वो तीखा ज्यादा खाता है ना पेशेंट, तीखा ज्यादा नहीं खाता सर। वो नहीं क्या खाता है क्या? तीखा खाना। हाँ ठीक है फिर ठीक है। अगर वो तीखा खा रहा है और इस प्रकार से कुछ है ना तो उशीर और शुंठी का चूर्ण पानी के साथ देना। ओके सर। ये भी वाग्भटाचार्य ने कहा है। और बोलो आप पूछो। सर आपने पहले वाले केस में पुनर्वा क्यों नहीं देने के लिए मना किया सर? किसमें? जिसमें शोथ वाले में। नहीं, मना नहीं किया। हम जो पुनर्नवा के तरफ देखते हैं ना कि वो शोतग्नि है, पर शोथ में वो आई नहीं है पहली बात। शोथ में आई नहीं है, उसका इतना रोल नहीं है। शोथ की अगर चिकित्सा देखेंगे तो सुनो, शोथ की चिकित्सा देखोगे तो आप क्या करोगे, उसमें आप देखोगे शुंठी पहले आई है, देवदार आया है, नवायास आया है, फिर त्रिफला आया है, गुगुड़ आया है, फिर गुड़ के साथ अपना हरितकी आया है, शुंठी आई है, फिर गुड़ाद्रक योग आए हैं। जहाँ पुनर्नवा हम इतने पैमाने पर यूज कर रहे हैं शोध में, वहाँ उन्होंने उसको चांस ही नहीं दिया है पिक्चर के पहले इसमें। ठीक है ना, बराबर है। शोथग्न जो कषाय उसमें भी पुनर्नवा नहीं है। ठीक है ना। तो सिम्टोमेटिक शोथ ये कर देती है पुनर्नवा। ठीक है, पर हमें जब संप्राप्ति भंग करना है तो आपको दशमूल देवदार इस प्रकार से जाना पड़ेगा, वात कफज। ठीक है। पुनर्नवा कहाँ आया है मालूम है? वातज रुद्रोग में पहली बार आया है, वहां पे पुनर्नवाष्टक आया क्या देखो एक बार। तो उसमें वो अच्छा काम कर देता है। ठीक है, बोलो आगे। हाँ पूछो मैडम, पूछो आप। हैंड राइज किया है ना।
हैंड राइज किया, बोलो ना। हाँ पूछो, डायरेक्ट पूछो, डायरेक्ट पूछो। हेलो। हाँ पूछो पूछो, कौन पूछ रहा है? नेहा मैडम, हाँ पूछो। मैं बोलूँ सर? हाँ बोलो, बड़े आवाज में बोलो। 75 मेल पेशेंट है सर। का जो नी जॉइंट पेन है उसको 2-3 महीना से। क्या है? 75 मेल जॉइंट पेन है, और नी के जो एक्सरेज है उसमें ऑर्थोपेडिक के हिसाब से तो इन स्टेज का डिजेनरेटिव चेंजेस आए, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह भी दिखती है, और डिजेनरेटिव चेंजेस ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा सा हमें भी मतलब रिपोर्टिंग नहीं हुआ बोलो है। बोलो बोलो। और उसको हिस्ट्री है हर्निया की, इंग्वाइनल हर्निया और प्रोस्टाइटिस। बाकी थोड़ा सा उसका 2-3 दिन में 2-3 बार मल प्रवृत्ति है, अध्ययन की भी हेतु है। तो सर ऐसे पेशेंट में हम देखो डिजेनरेटिव चेंजेस जब रहते हैं, हाँ केवल वात रहता है, जहाँ खरता रहती है, रुक्षता रहती है, आकाश महाभूत प्रधान लक्षण दिखता है, ध्वनि दिखता है, जानू ध्वनि दिखता है, ऐसे जो पेशेंट है वहाँ ब्रूहण करना है। तो किससे कर सकते हैं ब्रूहण? क्या क्या कर सकते हैं? तो तेल में धानवंतर तेल है, बला तेल है, हाँ माश अश्वगंधादि तेल है, हाँ इस प्रकार से तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, उसको उपनाह कर सकते हैं, माश का उपनाह, उसमें तिल तेल डाल के वो उसका उपनाह कर सकते हैं, अश्वगंधा डाल के उसका उपनाह कर सकते हैं, इस प्रकार से उपनाह कर सकते हैं। और तेल में लगाने के लिए आप बादाम का तेल उसमें लगा सकते हैं। होता क्या है, जो है डिजेनरेटिव चेंजेस जो है बहुत समय तक जब रहता है तब ये आने वाली चीज़ है। तो हमारा जो चिकित्सा उपक्रम कभी कभार कम पड़ जाता है, क्योंकि हम पेशेंट को सुबह बुलाते हैं, वो तेल लगाता है, इसे नहीं करना है। तो इसलिए उसको क्या करना है कि रात को उपनाह लगाना है, ताकि रात भर वो जो हमने जो लगाया है उपनाह उसका काम हो। क्योंकि उपनाह जो है स्थिर गुण की ट्रीटमेंट है, उपनाह जो है वो गुरु गुण की ट्रीटमेंट है। उपनाह जो क्या करेगा, उसको पोषण करेगा वहाँ के संधि का। तो इस प्रकार से काम करना है, दिन में अभ्यंग करना है, ये सब काम करना है। चलो गुण की जो जो चीज़ें होने वाली है वो सब बंद करनी है, मीन ज़्यादा चलना, हाँ ये सब जो चीज़ें हैं, या फिर चेयर पर बैठकर पैर नीचे ये करना, ये सब चीज़ें बंद करनी है। तो इस प्रकार से उसको ब्रूहण करना है। साथ ही ये पेशेंट जब वयोवृद्ध जब रहता है तब उनका जो ब्रूहण है वो पेट से करना पड़ता है, पर उनका अग्नि इच्छा नहीं होता, तो अग्नि को ध्यान में रखकर उसका ब्रूहण उनका करना रहता है। कभी भी पेशेंट का घृत, घृत, दुग्ध, ये जो है आहार्य द्रव्य, ये पहले उसका प्रयोग करो, क्योंकि आहार्य द्रव्य शरीर को ज़्यादा पहले सूट होते हैं, बाद में बाकी की द्रव्य, ठीक है, क्योंकि शरीर को यूज टू हुए रहते हैं, है ना। तो तूप, घी लगाना, हाँ घी पेट में सेवन करना, हाँ दूध ये करना है। कई बात पेशेंट कभी कभार पेशेंट में क्या होता है, ऐसे भी लक्षण होते हैं और पित्तानुबंध रहता है, तो उसमें जो उपनाह बोले हैं, ये सब जो बोला है, उसमें यष्टि का प्रयोग करो, दूध का प्रयोग करो, घी का प्रयोग करो, तो इसके भी वो जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस जाते हैं। 1-3 महीने के बाद हाँ चेंजेस जाना चालू हो जाते हैं। हाँ ध्वनि कम होता है, 1-1.5 महीने के बाद ध्वनि कम होने लगता है और उठना अच्छा होने लगता है, 3-4 महीने के बाद वो ठीक होने लगते हैं, ठीक है। और भी आपको लग रहा है कि अस्थि में ही बहुत ये हो गया है, तो अस्थि धातु को पोषण करने वाली जो जो दवाइयाँ है, अस्थि श्रृंखला है, लाक्षा है ना, अलग अलग मार्केट में कुकुटांड भस्म है, चतुष्पद प्राणियों का अस्थि है, उसका भस्म है, ये सब अस्थि जहाँ वगैरह दे सकते हैं, हाँ वो भी दे सकते हैं सर। लेकिन यदि उदावर्त इसमें सर संप्राप्ति हम उदावर्त जन्य वात वृद्धि ऐसे हम कर सकते हैं ना, वैसा दिखता है क्या? देखना इंग्वाइनल, हाँ इंग्वाइनल हर्निया है उसमें, इंग्वाइनल का भी अच्छा रोल रहेगा, करेक्ट। हाँ इंग्वाइनल है तो उदावर्त की भी होगा, है ना, तो वो भी देखना। और दूसरी बात, हर्निया जैसे लक्षण है ना, तो एरेंडेल तेल जो है वो बहुत अच्छा काम कर देता है। अच्छा काम हाँ जो हर्निया में है उसका प्रयोग, उस एरेंडेल तेल के साथ दवाइयाँ है, हाँ तो वो देखो, हाँ तो उस पे वो अगर दे उसमें एरेंडामूल है, एरेंडेल तेल के साथ एरेंडामूल है, देवदार है, हाँ सेंधव है, तो उसका अगर प्रयोग किया जाए तो वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो कम रहता है। हाँ तो जब एरेंडेल तेल में एरेंडेल तेल के साथ देना, हाँ चूर्ण का प्रयोग, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जितना कम रहेगा उतना वो हर्निया ज़्यादा ग्रोथ बढ़ता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए 55-60 के ऊपर सारे जो फोर्थ ग्रेड तक
चेंजेस हो गए हैं ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये रिवर्स हो सकता है? मतलब पेशेंट को एश्योरेंस दूसरा ऑप्शन चाहिए, क्या है? तो दूसरा ऑप्शन क्या नहीं है? तो TKR करने के लिए उसका उनके घर वाले बता रहे हैं, नहीं, तो क्या है, जॉइंट आप रिप्लेस टोटल नी करोगे। रिप्लेसमेंट। देखो, जॉइंट रिप्लेस करोगे, हाँ, घुटना आप चेंज करोगे, और जो नया घुटना लगता है तो जिस अस्थि के आधार पर लगता है, जिस अस्थि का सपोर्ट लेकर बनता है, उस अस्थि में भी डिजेनरेटिव चेंजेस है, ये ध्यान में रखो। ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे अंग्रेजों ने बनाया हुआ ब्रिज जो है अभी खराब हो गया, वो टूट गया, अभी नया बनाना है, पर नया बनाने के लिए जो बाजू का रास्ता है वो भी अच्छा चाहिए ना, सपोर्ट। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो वो घुटना जहाँ नीलिंग किया है, जहाँ स्क्रू फिटिंग किया है, वो उधर भी डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं। तो पहले तो ऑपरेशन ठीक हो जाता है सक्सेसफुल, बाद में जहाँ जॉइंट है वहाँ फिर एब्सेस होना, नहीं तो वहाँ फिर कुछ फ्रैक्चर होना, ये सब चालू हो जाता है। ठीक है? बहुत से पेशेंट में देखा है कि बाबा कभी कभार 60-70 प्लस के यहाँ वो क्या करते हैं, रूट कैनल करते हैं। जहाँ ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस दिखने वाले हैं, जहाँ अस्थि चेंज होने वाली है, और उस पर ऐसे किया तो वो तकलीफें हो जाती है पेशेंट को। बोलो सर, उसमें जानु बस्ती और विदग्नि कर्म अगर करेंगे तो उसका कैसा इफेक्ट आता है? अच्छा इफेक्ट आता है ना। हाँ सर, और ऑस्टियोफाइट्स वगैरह अगर ऐसा है तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, उनको अगर ये किया जाए सेटिंग्स उनकी, और मैंने भी विद्याकर्म किया है तो उनको अच्छा मतलब पेन तो रिलीफ मिल गया है उनको, लेकिन अग्निकर्म आप करते हो तो विदग्नि करेंगे सर, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। उनको बोलो अभी उम्र क्या है, आप 2 महीने करो, बोलो उनको, और बाद में मुझे एश्योरेंस के बारे में पूछो, तब तक उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है? जी वो क्यों एश्योरेंस करते हैं? क्योंकि वो ट्रीटमेंट से, सुनो, वो एश्योरेंस क्यों बात करते हैं गारंटी की गारंटी? क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले से वो थके रहते हैं, इरिटेट हुए रहते हैं, है ना? ठीक है, तो आप क्या नया करोगे, ऐसा इस प्रकार से वो आए रहते हैं, है ना? तो उनको ज़रा थोड़ा संभल के, क्योंकि कभी भी रुग्ण जो है 1 महीने तक व्याधि है, शारीरिक व्याधि, 2 महीने तक शारीरिक व्याधि, 3 महीने, इसके बाद वो मानसिक व्याधि में परिवर्तित ही हो जाता है। अगर सुबह आपको पैर में कुछ लगा तो दोपहर तक आप चिड़चिड़ करते हो, हाँ, शाम तक आप किसी को तो चिल्लाते हो, हाँ, सुबह की लगी व्याधि को रात में मानसिक इतना हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने अगर व्याधि शरीर में रही तो क्यों ना मन में ये आ जाएगा, उपतप्तन मन नहीं होगा। बराबर है ना? तो इस प्रकार से पेशेंट को, हमारे पास आने वाले पेशेंट इस प्रकार के हैं, ये ध्यान रखकर ही बोलना। ठीक है? बराबर है? लेकिन सर जैसे विदग्नि करते हैं ना सर, तो अगर जब करते हैं उसके तुरंत बाद ही उनको 20-30% रिलीफ मिलता है, तो उनका विश्वास उससे और बढ़ता है। और जानु बस्ती के बाद इन्होंने बोला भी है क्या मैसेज में कि क्या बोला है, हाँ, रिप्लेसमेंट के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की हालत, हाँ, होता है, क्योंकि क्या होता है, वो टेक्निकल देखते हैं मॉडर्न वाले, पर एज नहीं देखते। हाँ, 80 की उम्र में रिप्लेसमेंट की क्या जरूरत है ना? बिल्कुल बराबर है ना? कुछ एज की भी फैक्टर होता है ना, कभी कभार इथिक्स बहुत मायने रखती है, हाँ, कभी कभार नहीं, हर टाइम ही। ठीक है ना? क्योंकि मसल्स वीक हो जाती है सर, तो फिर वो वैसे ही काम नहीं करता है ना? वही तो होता है ना। और फिर आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर ये रिप्लेसमेंट जो पेनिंग होता है ना, उसके लिए कुछ कर नहीं पाते फिर हम, क्योंकि फिजियोथेरेपी बोला जाता है, लेकिन वो कर ही नहीं पाता है पेशेंट उतना। 80-85 के लोगों को ट्रैक्शन बोला जाता है, कैसे क्या फायदा होगा? हाँ, उसका हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है और पूरी ये हो जाती है। हाँ, ऐसे नहीं करना रहता है। हाँ, उम्र बाबा 50 है, 40 है, और पटेला फ्रैक्चर हुआ है, ये कुछ हुआ है ऐसा, और अभी करना है, ठीक है, वो उम्र है, बराबर है ना? ऐसा है। थैंक यू सर। तो इसमें जो मैडम गई, जो जैसे केसेस में ऑस्टियोफाइट, नमस्कार सर, ऑस्टियोफाइट है अगर, तो क्या शुरू में पहले अस्थि मज्जा पाचक देंगे, सीधे अस्थि पोषण ही कर देंगे, या एज देख के हम देखेंगे, या और भी? नहीं, ऑस्टियोफाइट्स और अग्निकर्म में करते गए ना, तो धीरे धीरे सेटिंग जैसे बढ़ती जाती है वैसे कम हो जाते हैं। ऑस्टियोफाइट होना मीन्स ये क्या है, अग्नि वहाँ का जो विकृत अग्नि का लक्षण है, वहाँ के अस्थि धातु का, हाँ, विकृत अस्थि धातु का लक्षण है। अस्थि कहीं पर भी निर्माण होना, हाँ, ज़्यादा अस्थि निर्माण होना, यह अस्थि धातु की वृद्धि है, विकृति है, दुष्टि है ना? तो जहाँ जहाँ विकृति आती है वहाँ ना अगर हमने अग्नि छोड़ दिया
तो क्या हो जाता है, हाँ वो मल जो है, वो जो धातु है वो अच्छा बनता है, क्योंकि सभी काम तो अग्नि का ही है ना, है ना। बिल्कुल। तो यही अग्नि कर्म का कंसेप्ट है कि आप साक्षात अग्नि वहां डाल रहे हो, साक्षात वहां धातु अग्नि डाल रहे हो, बाहर से अंदर, ठीक है। और वहाँ सर इसमें ना मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं एक्चुअली विद अग्नि के, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा है। सर ठीक है, मैं एक बात करना चाह रही हूँ, करूँ क्या? करो ना। ये 51 इयर्स के मेल है, मेरे ब्रदर इन लॉ। तो उनको अभी अचानक से आईटी सेक्टर में है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो उनको लैपटॉप वगैरह पे काम रहता है और ये सब रहता है, बैठना भी रहता है काफी देर। और उनको अभी रिसेंटली क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन हुआ, यानी बार बार यूरिन आने की कंप्लेन हुई, और एक दो बार उनको ऐसा लगा कि छूट भी गई। और उनको लॉन्ग टर्म पे बहुत पहले उनको हिस्ट्री थी कैलकुलस की, यूरिट्रिक कैलकुलस की थी, जिसमें उनको कभी हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ होगा, और उन्होंने लिथोट्रिप्सी करा के उसको हटवाया था। अब उनको जब ये फ्रीक्वेंसी हुई तो उन्होंने जो है एक अल्ट्रासाउंड करवाया कि देखिए कहीं कोई प्रोस्टेटोमेगली वगैरह तो नहीं है, सोच के, क्योंकि फादर इन लॉ को थी, तो उन्होंने सोचा लो ये देखें। तो अब जो उनका आया उसके अंदर आया कि माइल्ड हेपेटोमेगली आया, और डिफ्यूज फैटी इन्फिल्ट्रेशन का ग्रेड 1 उन्होंने बताया, फैटी लिवर। और जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर नॉन शेडोइंग इकोजेनिक फोकस आया है। और जो गॉल ब्लैडर जो है वो हालांकि कॉन्ट्रैक्टेड है, लेकिन उसकी भी वॉल जो है वो थिकनेड आई है। उसके साथ जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी थिकनेड आया है, और एक उसमें उनके लेफ्ट किडनी में छोटा सा कैलकुलस भी आया है 3.7 मिलीमीटर का। तो अभी इनकी जो खान पान है वो आप मतलब ऐसा तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही बैलेंस रहता है, पर इडेंट्री तो है कि लॉन्ग टाइम मतलब उस पर बैठते हैं, टेबल जॉब है। तो अभी इनका जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या, ये मान के चलें कि जो क्रॉनिक इनका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था उसकी वजह से हुआ, यह इन्फेक्शन ही इनको इसलिए हुआ क्योंकि अवरोधात्मक संप्राप्ति नहीं, उन्होंने क्या, उनको क्या हुआ था पहले, अर्श हुआ था क्या? पहले उनको ये हुआ था स्टोन हुआ था। हाँ, फिर ट्रीटमेंट किसकी हुई? यूरिट्रिक स्टोन में उन्होंने सीधे लिथोट्रिप्सी करा दिया था मेरा। ओके, फिर उसके पहले क्या था उनको? और कुछ नहीं था उनको, बाकी सब ठीक थे, बस केवल यही यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते थे उनको। तो उन्होंने पेन हुआ बहुत तेज, तो देखा कि स्टोन निकला, तो उन्होंने फिर उसको लिथोट्रिप्सी करा लिया था। अब जब कराया इन्होंने कि यूरिन ऑलमोस्ट छूट जाता है उनका, तो ये आया प्रोस्टेटोमेगली, और जिसमें जो मैंने आपको बताया जीबी वॉल थिकनेड आया, और एक स्टोन आया अभी। तो इनका मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किधर से शुरू करूं? नहीं, एक केस डिटेल देखनी चाहिए, पूरा आपने मॉडर्न ही बताया है, पूरा आयुर्वेदिक तरीके से देखना चाहिए। पर गुदा में कुछ संप्राप्तियां हो, अर्श की संप्राप्तियां हो, अर्श का ऑपरेशन किया हो, या फिर मूत्र में कुछ संप्राप्तियां हो, प्रवाहिका इस प्रकार से कुछ संप्राप्तियां हो, ऐसी संप्राप्तियां होती है। और ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है ना, उनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी है, मतलब बार बार यूरिन आती है और एक दो बार छूट गई। तो उसमें परिस्त्रव ऐसे लक्षण आया है शास्त्र में। तो उसमें पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, या फिर वो कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता। तो इसमें एक घृता आया है। उसमें पंचकोल, हरितकी, यवक्षार, ये सब ऐसा डालकर एक घृता आया है। तो ये घृत जो है वो ये सब इस प्रकार की जो संप्राप्तियां है, ये आपके केस के नहीं बोल रहा हूँ, इस प्रकार की जो संप्राप्ति है कि अर्श का ऑपरेशन किया और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हुआ, या कि प्रवाहिका की हिस्ट्री है और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, या फिर ऐसी कुछ भी संप्राप्तियां जिसमें कंट्रोल नहीं होता, इस प्रकार की संप्राप्तियों में एक घृता आया है। तो वो जो घृता है उसका प्रयोग अच्छा रहता है। रही बात आपकी केस हिस्ट्री की, उसको डिटेल केस हिस्ट्री लेनी चाहिए कि धागा कौन सा है, कहाँ से चालू हुआ, हेतु क्या हुए, और इस प्रकार से देखना चाहिए। मॉडर्न के आप सब रेडियोलॉजिकल चेंजेस आप सब बोलेंगे तो पूरा केस बड़ी हो जाएगी और कुछ हाथ में लगेगा नहीं। ठीक है,
कि आप क्या करोगे, लीवर को देखोगे, ये देखोगे, सूजन देखोगे, क्या देखोगे, हाँ क्या क्या कर देखोगे, है ना। सर वो अभी है यहाँ पर, तो मैं क्या उनसे वो कर लूँ, बात कराऊँ? नहीं, आप क्या करो, उनकी डिटेल केस हिस्ट्री ले लो। हाँ, उसमें क्या रहता है केस हिस्ट्री में, हमारे केस हिस्ट्री में पहले तो बात कहाँ से व्याधि चालू हुई, हाँ पूर्व व्याधि वृत्तांत क्या है, हाँ फिर उसकी व्याधि कौन सी हुई, क्या क्या ऑपरेशन हुई, ये सब देखो। वो जब पेशेंट जितना बोलता है उतना सब कुछ लिखो। उसके बाद उनको पहले कौन से व्याधि हुए थे, क्या क्या व्याधि हुए थे, बीच बीच में कौन से व्याधि हुए थे। तो ज्वर से लेकर पांडु से लेकर लास्ट में विष तक जितने जितने अध्याय, वो सभी व्याधियों को उनको पूछो कि वो हुआ था क्या, ठीक है। हाँ, इनके हेतु देखो, उनका खान पान देखो, ये सब देखो, ठीक है। फिर कौन से ज़्यादा खाना खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, दिनचर्या में क्या बदलाव आता है। जैसे उदाहरणार्थ क्या कि एक पेशेंट है कि वो रात्रि जागरण करता है, तो वात पित्त वृद्धि के हेतु है उनमें। इस प्रकार से उनकी दिनचर्या में क्या गलत है, उस प्रकार से हेतु निकालो, उस प्रकार से दोष निकालो, ठीक है ना। जैसे पेशेंट दिन में सोता है तो उसके स्निग्ध गुण बढ़ता है, द्रव गुण बढ़ता है, तो कफ पित्त के हेतु होते हैं। तो इस प्रकार से हेतु ये निकालना। हाँ, तो ऐसे कलेक्टिवली सब हेतु निकालो। हाँ, फिर उपशय अनुक्षय पूछो। तो नहीं है इनका, नहीं, मैं उदाहरणार्थ बोल रहा हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से केस हिस्ट्री इस प्रकार से लो ताकि ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक आपको मिले। हाँ, आपने मॉडर्न जितना बोला ना, उस पर कुछ भी नहीं दवाई है मॉडर्न आयुर्वेदिक में। मीन्स किस किस की दवाई देनी, ऐसा प्रकार है ना। तो हाँ, तो हमारा सबको जो क्या है, कितना भी पूर्ण व्याधि हो, क्या क्या हो, उसको हमें दोष धातु मल के अनुसार लेना चाहिए उसमें, और अभ्यास करके गुणों के आधार पर लाना चाहिए, और फिर चिकित्सा सूत्र बनाना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि पेशेंट को ये था, फिर ऑपरेशन किया, फिर ये, क्योंकि बीच बीच में कई हेतु छोड़े रहते हैं हमने, कई हेतु। तो क्या बोलूं, क्या ट्रीटमेंट दे हम, है ना, बराबर है ना। तो इसीलिए, और इतने अगर व्याधि संकर हो तो आयुर्वेदिक तरीके से केस हिस्ट्री लेनी चाहिए। हाँ, ये इतने व्याधियों को क्या ट्रीटमेंट दे हम, है ना। बराबर है जी। और हाँ, और पूछो। अब बोलो, कौन पूछना चाहता है। सर पेशंट आहे तो सकाळी आंबट उलट्या होतात। हां, मग काय करायचं, काढायची उलटी। सकाळी छर्दी होत असेल, सुबह छर्दी अगर हो रही है तो छर्दी निकालने की। पर छर्दी सुबह क्यों होती है, रात का खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो रात का खाना कम करना। अगर लेट नाइट खाना खा रहे हो तो बंद करना। 6 बजे से पहले खाना चालू कर दिया तो सुबह आम्लता नहीं आती। फिर भी आम्लता आ रही है तो क्या है, ये आम्ल पित्त है। आमाशय जो है उसमें शुक्तता आ गई है, कुछ भी डालो आम्लता आ जाती है ना। तो इसमें क्या करना है, आमाशय की शुद्धि करनी है। आमाशय की शुद्धि किस प्रकार से करनी, एक तो तिक्त रस से करनी, नहीं तो वमन से करनी, इस प्रकार से करनी है ना। रोज रोज उल्टी आ रही, इसका मतलब रोज रोज दोष उत्क्लेशित हो रहा है, रोज रोज दोष आमाशय में निर्माण हो रहा है और बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आमाशय की चिकित्सा करनी है ना। आमाशय की चिकित्सा क्या है, वमन है। अगर ये बार बार हो रहा है तो चिकित्सा वमन है, एक बार वमन करवाओ, बराबर है ना। शमन देना हो तो बोला मैंने, कडू औषध असतील ती द्यायची, पहिले लंघन करून द्यायचं, कडू औषध द्यायची। हेतू पहले बघायचे, पहिलं काय बघायचं, हेतु देखने हैं किस हेतु से हो रहा है। हाँ, ऐसे ही थोड़ी होगा, आसमान से नहीं टपकेगी व्याधि। हाँ, कुछ तो होगा। रात को 11 बजे खाना होगा, नहीं तो जो रात का खाना है, कई लोगों को क्या रहता है, दिन में कैसे भी खाना खाते हैं, ऑफिस रहता है, ये रहता है, शाम को एकदम आराम से फिर सब कुछ रस लेकर, सभी चीज़ें लेकर, जो खाना नहीं मिला दिन में खाने के लिए वो सब लेकर खाना खाते हैं। तो ये गलत है ना। खाना खाने कब बोला है, हाँ, सूर्यास्त के पहले बोला है, जो कोई भी नहीं करता है ना। तो कोई भी नहीं करता, इसका मतलब कि रोज सबके हेतु थोड़े चालू रहते हैं सबके। फिर हम वैद्य है, कई लोग बाकी की चीज़ें करते हैं, इसलिए वो ठीक ठाक हो जाते हैं, पाचन कर देते हैं। कईयों को नहीं हो जमता। कई बार क्या होता है कि तरुण अवस्था में ये सब चल जाता है, फिर जब 40-45 एज हो जाता है तो ये अग्निमांद्य होता है वय के अनुसार, और फिर रात का खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसीलिए एक भुक्ता बोला है, एक बार खाना जब उम्र बढ़ती है तो। ठीक है।
और उस शेकर है वो कब यूज करना है, कौन से कंडीशन? द्रवत्व ज्यादा हो तब शुद्ध शेकर यूज करना। ठीक है। लघु शुद्ध शेकर उष्णत्व ज्यादा हो तो लघु शुद्ध शेकर एक अलग कल्प है। जब दाह बाकी के इसमें गया तब जाना है। कल्प को ज्यादा महत्व मत दो। कल्प कभी या ऐसी चीजों में तो कल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ दिनचर्या से सुधर जाते हैं पेशेंट। क्योंकि क्या होता है, जब वो उसको लगे वो शुद्ध शेकर खाता है, फिर दिनचर्या वैसे की वैसी रखता है, फिर फायदा नहीं होता। ठीक है ना। कफानुबंध हो तो शुद्ध शेकर का प्रयोग करना। द्रवत्व हो उसमें ऐसा हो तो शुद्ध शेकर प्रयोग। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है ना। तो रात का पहले बोलो उनको, बोलो रात का खाना 6 बजे खाओ। रात को पानी भी नहीं पीना है। कई लोगों को सोते समय साइड में बोतल रखने की आदत रहती है, जब आँख खुली पानी पीते, जब आँख खुली पानी पीते। बहुत गलत है ना। इतना अम्बूपान वो भी रात को करना। जब हृदय म्लान रहता है, स्रोतस अवरुद्ध रहते हैं, तब ये अम्बूपान करना कितना गलत बात है ना। तो ऐसे भी करते हैं। तो ये सब बंद कर दो। हेतु ही कारण है, इसलिए सूत्र स्थान पहले है, नहीं तो चिकित्सा स्थान पहले आता। ठीक है। आप कितने कल्पों का पढ़ाई करोगे, कितने कल्पों का अभ्यास करोगे, कितने कल्पों का प्रयोग करोगे, इसमें लिमिटेशंस है ना। तो इसलिए सिद्धांतों का अभ्यास करना इसमें फायदा ज़्यादा है। अगर आपके सामने पेशेंट है और आपके पास द्रव्य ही नहीं है देने के लिए, तो क्या करोगे आप, कैसे ट्रीटमेंट दे पाओगे, है ना। तो आपको ट्रीटमेंट देनी आनी चाहिए, बराबर है, सिद्धांत के आधार पर। जैसे आम्ल पित्त का पेशेंट, तो उनको मैं बोलूँगा मुझे नहीं द्रव्य देने, तो क्या बोलूँगा, रात का खाना ये कम खाओ। नहीं, वो बोला फिर भी आम्ल पित्त आम्लोदगार आ रहे, तो आप रात को जो है पानी नहीं पीना है, द्रव पदार्थ नहीं खाने हैं, इस प्रकार से द्रव गुण कम करो। तो इस प्रकार से करेंगे, है ना। बोल रहे हो नहीं रात को मैं लेट सोता हूँ, नहीं, तो आपको 10 से 2 का पीरियड जो है पित्त का रहता है, पित्त प्रिडोमिनेंट रहता है, तो आपको 10 से पहले सोना है, 9 बजे तो सोना है। तो जब जो पेशेंट 9 साढ़े 9 बजे सोता है, 10 बजे सोता है, तो उसके पित्त के समय में वो निद्रा रहती है, तो पित्त प्रकोप जो है वो कम होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। ठीक है। तो फिर उससे भी आम्लोदगार कम हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा है ना। तो इस प्रकार से चिकित्सा आनी चाहिए। द्रव्य बात की चीज़ है। ठीक है। आप जितने ज़्यादा सिद्धांत प्रयोग करोगे, जितने ज़्यादा पथ्य का विचार पेशेंट में लाओगे उनके दिनचर्या में, उतना आपको कम दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि हेतु ही मुख्य है ना। देखो, अगर 100% व्याधि आपके सामने आई है और आपको लग रहा है ये 80% तो हेतु ही है, आप 80% हेतु बंद करोगे तो 80% आपकी चिकित्सा ही हो गई। तो रही बात 20% की, तो 20% के लिए आपको बड़े बड़े कल्प देने की क्या जरूरत है, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो 20% के लिए आप सुवर्ण शुद्ध शेकर निकालते हैं, 20% के लिए आप बृहत्वाद चिंतामणि निकालते। जरूरत क्या है, अगर आपने 80% का काम कर दिया है तो 20% के लिए क्या जरूरत है किसी की, बड़े हत्यारों की। और तो जरूरत पड़ती नहीं। ये मेरा इतने सालों का अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। छोटे छोटे कल्प, काष्ठ औषधि, चूर्ण, इनसे ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। संख्या बढ़ती है, पेशेंट खुश हो जाता है, ट्रीटमेंट का जो ये है कॉस्टिंग है वो कम रहता है। क्या इन्होंने बोला है, क्या क्लेरिफाई करो, तक्र निषेध इन ग्रीष्म ऋतु, प्लीज क्लेरिफाई। क्या क्लेरिफाई मीन्स, आप पूछो ना प्रश्न डायरेक्ट मुझे, क्यों निषेध करना चाहिए ये पूछना। अरे तक्र उष्ण है, रुक्ष है, ग्रीष्म ऋतु उष्ण है, रुक्ष है ना, है कि नहीं है। हाँ, तक्र शीत थोड़ी है। हाँ, तक्र किधर बोला है, अर्श में बोला है, उधर में बोला है, बोलो। हाँ, भाव प्रकाश में है कि तक्र का निषेध है, मतलब ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि उसमें भी रेफा होता है। बट जनरली जो लोग लेते हैं शीत ऋतु में नहीं लेते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं लिखा है। तो मैं उसी चीज को क्लियर करना चाह रही थी एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मली तो ग्रीष्म ऋतु में ही लेते हैं सबसे ज्यादा तक्र। गलत है ना। तक्र जो है वो उष्ण है। हाँ,
तक्र के एक नियम क्या है? वात कफात्मक व्याधि हो, आधमान आदि लक्षण हो, अर्श वात कफज अर्श हो, ऐसे इस प्रकार से जो लक्षण है, उदावर्तित वात हो, ऐसे इस प्रकार के जो लक्षण है उसमें तक्र का प्रयोग बोला है, जो अर्श में आया है। फिर अर्श में तक्र किसके साथ आया है? हरितकी के साथ आया है, हिंगवादी चूर्ण के साथ आया है, त्रिकटु के साथ है, शुंठी के साथ है, शुंठी के साथ है। पर ये किसमें आया? ये वात कफज, जिसमें शूल है, आधमान आदि लक्षण है, उसमें आया है। और तक्र जो लेते हैं वो पतला होना चाहिए। तक्र उदश्वित घोल मथित, ये जो बाकी के जो है वो नहीं, तक्र जो है पतला है, उस वैसा आना चाहिए। अष्टांग संग्रहकार के अनुसार तक्र जो है वो कंठस्थ कफ बढ़ाता है, तो उसका भी एक विचार होना चाहिए। बाकी तक्र अच्छा ही है। तो बहुत सारे पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती भी है कि जैसे वो बोलते हैं, अगर आपको ग्राणी वगैरह के पेशेंट है, आप उनको बोलो कि तक्र लेना है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो गले में प्रॉब्लम होने लगती है, तो फिर हम उस वक्त मना करते हैं। हाँ, तो ये रहता है। इसीलिए अर्श में जो है वो तक्रारिष्ट का प्रयोग आया है। तो जो वातज जो कुछ है हेतु या फिर कफज हेतु है, इसमें इसका प्रयोग आता है और वो बहुत कारगर है। तक्र बहुत कारगर है वात कफज व्याधियों में, या फिर प्रतिलोमित वायु में बहुत कारगर है। और जिस इसमें अर्श के रुग्ण में या फिर अर्श जिससे हुआ है, मीन्स अग्निमांद्य से हुआ है या फिर मल के मलावस्तंभ के कारण हुआ है, इस प्रकार से अगर अर्श हुआ है तो वो हेतुओं का भंग करने के लिए, संप्राप्ति भंग करने के लिए तक्रारिष्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। और तक्रारिष्ट लेने के बाद पेशेंट के वर्ण में भी सुधार आ जाता है, जिस प्रकार से तक्रारिष्ट के फलश्रुति में दिया है। तो उस प्रकार से तक्रारिष्ट का भी प्रयोग अच्छे तरह से लोग करते हैं और वो बहुत फायदेमंद है। गुद की यहाँ के जो शूल आता है पेशेंट को, जो पेशेंट बोलते कि टॉयलेट करते समय गुद जो है वो बहुत शूल होता है, उनमें अगर आप स्नेहन स्वेदन नहीं कर पाओगे तो तक्रारिष्ट आपान काल में दिया तो वो शूल भी चला जाता है। इतना तक्रारिष्ट में ये है। सिर्फ पित्तानुबंध रक्तानुबंध नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ऐसा है तक्रारिष्ट और अभयारिष्ट, ऐसे दो अरिष्ट आए हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। जी सर, ये क्वेश्चन मेरा सर और था जो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी देता है कि उदावर्त और हार्ट डिसीज को कैसे, मतलब पेशेंट को देख करके क्लियर कट डिफरेंशिएट कर लें कि हाँ ये उदावर्त ही है या हार्ट प्रॉब्लम ही है। उदावर्त एक कॉमन चीज है, वेगावरोध जैसे हेतु कॉमन है वैसे उदावर्त एक कॉमन है। उदावर्त मीन्स हर टाइम ऐसे नहीं होगा कि मल से उदावर्त होगा। अश्रु वेग धारण से भी उदावर्त आ जाता है। तो जो वेग है, जो वो वेग रोकने के कारण जो होने वाली संप्राप्ति है वो उदावर्तित ही संप्राप्ति वेग रोध, ठीक है ना। इसके लिए माधव निदान में जो उदावर्त अध्याय है वो पढ़ो। माधव निदान में उदावर्त अध्याय है, वो पढ़ो, उसमें बहुत ही क्लियर आपने दिया है। हर्ष में तक्र प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में, वही हो गया ना। थैंक यू सर। अब वो तक्र जो है हरियाणा के लोग तो दही, बोलो सर, हरियाणा के लोग तो दही और लस्सी वो हमेशा गर्मियों में ही लेते हैं, सर्दियों में तो लेते ही नहीं है। तो मालूम नहीं रहता है पेशेंट को, इसलिए वो पेशेंट हो जाते हैं। और तक्र धारा जो है वो ठंडी रहती है। तक्र जो लेपन रहता है वो ठंडा रहता है क्योंकि वो आम्ल रस है, और आम्ल रस जो है वो स्पर्श के लिए शीत है। तो ये भी बात ध्यान रखो। तो उसमें तक्रारिष्ट किया तो वो गर्म नहीं होगा, तक्र धारा किया तो। रही बात दधी की, तो दधी भी उष्ण ही है ना। अभिसंधि है, ऐसा है। और गर्मियों में लेते हैं सर सारे लोग यहाँ पे। तो और कुछ होता भी नहीं है, दही पी के सैटिस्फैक्टरी होता नहीं है, ऐसे नहीं है, उससे ही हुआ है ये पता नहीं चलता, पहली बात। और साथ में रहता है, साथ में ये भी चीज है ना, देश साथ में हुआ रहता है कईयों को। कई महाराष्ट्र के ऐसे प्रदेश है कि यहाँ हरी चिली खाते हैं, और हरी चिली खाने के बाद फिर वहाँ अर्श के भी जो है वो रुग्ण ज्यादा है, ऐसा है। पर कैसा है, बुरी चीज साथ में करना ये गलत ही है, शास्त्र में बोला है। ठीक है ना, बुरी चीज साथ में करना ये भी गलत ही बोला है। ऐसा कुछ नहीं कि साथ में तो ठीक है मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं रहता। तो वो कम धीरे धीरे करके कम करो, ऐसे ही बोला है शास्त्रकारों ने। ठीक है ना। तो सर अधिकतर को फिर गलत पेन
गलत जो चीज़ है वो गलत ही है, वो साथ में हो नहीं तो कोई भी हो। बोलो। हरियाणा में अधिकतर लोगों को घुटने में दर्द और ये सब रहता ही है। हमें मालूम नहीं रहता कि इससे ये हुआ है, इसीलिए वो टेंशन नहीं लेते ऐसे। ऐसा नहीं है मैम, हरियाणा के सबसे पहलवान है। नहीं देखो कैसा है एक हेतु से कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये ध्यान में रखो। बाकी की भी चीजें रहती है, प्रदेश का महत्व रहता है, वहाँ का हवामान रहता है, ये भी चीजें रहती है। अगर धातु बलवान हो तो वो इंसान विरुद्ध अन्न भी पचाता है, ऐसे भी शास्त्रकारों ने लिखा है ना। तो ये भी चीजें है। व्यायाम करने वाला इंसान विरुद्ध अन्न भी पचाता है। तो अगर व्यायाम करने वाला इंसान बोला मैं देखो दूध और बनाना खाता हूँ, बताओ तो तुम्हारा विरुद्ध अन्न क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं करेगा, है ना। पर इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो अच्छा है दूध और केला। समझ में बात आ रही है? सिद्धांत ऐसे नहीं बनते, नियम ऐसे नहीं बनते। जैसे एक पेशेंट बोलेगा मैं देखो मैं स्मोकिंग करता हूँ, बताओ मुझे कैंसर होगा क्या नहीं हो, और उसको नहीं हुआ, तो ऐसा होगा क्या कि स्मोकिंग अच्छा है आरोग्य के लिए? नहीं है, ठीक है ना। तो एक पेशेंट पर और कई ऐसे एक चीज बताकर हम ऐसे नहीं नियम सिद्ध करते, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं। हाँ, तंबाकू से कैंसर होता है, इसका मतलब हर तंबाकू खाने वाले को कैंसर होगा क्या? नहीं होगा, बराबर है। धातु बल भी है, अग्नि बल भी है, प्रदेश का बल भी है, ये सभी चीजें मायने करती है ना। तो हेतु कब होते हैं व्याधिकर? जब वो दोष समूर्छना होनी चाहिए, उतने धातुओं में भी कुछ खवैगुण्य चाहिए, धातुओं में कुछ प्रॉब्लम चाहिए, तब हो जाएगा ये सब कुछ, है ना। नहीं तो क्या होगा, दोष वृद्धि होगी, दोष प्रकोप होगा, और फिर कुछ जो चीजें हो जाएगी, ठीक हो जाएगा पेशेंट, बराबर है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज अच्छी है, ऐसा है। इसीलिए सर जैसे अभी हरियाणा की बात चल रही थी, तो सर जो हरियाणा में दही और जो तक्र बनाने का तरीका है सर, वो भी अलग रहता है, अलग है सर। अलग रहता है। वो सर दूध पूरे दिन अग्नि पे रहता है सर, वो दूध इतना पचता है, और फिर वो रात को मिट्टी के बर्तन में ही उसको जमाते हैं, तो। और सुबह उसको मथ के और फिर मक्खन निकालते हैं सर। और वहाँ के लोग सर खाना ज्यादातर जो गांव का ट्रेडिशन है सर, जो लस्सी का मतलब तक्र का लेने का, तो वहाँ के लोग 2 टाइम ही खाना खाते हैं सर। और जो शाम का खाना है वो 7 मतलब हार्डली 7:30 बजे तक खा लेते हैं सर। हाँ, तो ये भी चीजें रहती है, 6:30 तक खाते हैं। और सर वो खेत में काम करते हैं, इसलिए उनको वो नहीं करता है। लेकिन सिद्धांत तो जो कहता है वो देश के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वो चीजें हम जैसे अब राजस्थान या महाराष्ट्र में जो दही अगर लेते हैं तो बनाने का तरीका अलग है सर, वो दूध भी अलग है। वहाँ के घरों में पालते हैं लोग गाय और भैंस, उसका दूध रहता है सर, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग उनको खिलाते हैं। वो हर सीजन के अकॉर्डिंग गाय भैंसों को भी बहुत सी अलग चीजें खिलाते हैं, जैसे मेथी खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे जब वो परसुता रहती है गाय या भैंस। किसी भी प्रदेश में क्या है, इंसान बहुत समय तक रहा है, कोई भी हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, बहुत उनमें बहुत जनरेशन गया है, तो उन्होंने जनरेशन टू जनरेशन उनके जो खान पान है, खान पान के संस्कार है, उसमें बदलाव किए हैं। हाँ, कोई भी इंसान जो है वो बीमार पड़ने के लिए नहीं बना है, उसको ऐसे नहीं लगता कि मैं खान पान से मैं बीमार पड़ूँ, नहीं पड़ूँ। तो वो जो कुछ अगर कोई सब्जी ली, अगर उस सब्जी से परेशानी हो रही है, एक इंसान को हो रही है, 2 इंसान को हो रही है, बहुत गांव वालों को हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे जैसे हमारा ये चला पहले से जैसे काफ़ी साल गए, तो जैसे जैसे हमने क्या किया, जो हमारा आहार है विहार है उसमें बदलाव लाए। तो ये चीज़ हमें ये हो रही है, तकलीफ दे रही है, तो खान पान के जो संस्कार है वो बदलाव लाए, और ये बार बार बदलाव आए, अनुभव के आधार पर आए, और फिर एक फिक्स हुआ कि ये फॉर्मूले से अगर ये सब्जी बनाई तो ये सब्जी तकलीफ नहीं होती। तो एक ने खाया, 2 ने खाया, गांव ने खाया, पूरे जिले ने खाया, फिर उनको पता चला नहीं होती, तो वो सब्जी जो होती है वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है। फिर वो सब्जी जो है वो दादी परदादी वो बताती नहीं, हम तो सब्जी ऐसे ही करेंगे, तो वो फिक्स हो जाती है। और इस प्रकार से जो है वो सब्जियाँ जो कुछ हमने संस्कार किए हुए वो फिक्स स्टैंडर्डाइज हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभार हम क्या करते हैं कि अरे ये तो विरुद्ध आहार है, पर वो विरुद्ध नहीं रहता है। देखो अगर ए और बी ये विरुद्ध है साथ लेना, और ए और बी के साथ सी लिया, तो ए और बी विरुद्ध नहीं है, ये शास्त्रकार बोलते हैं। समझ में बात आ रही है? हाँ, विरुद्ध जिसका बोला है, हाँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू विरुद्ध, ऐसे अगर बोल दिया, और ए और बी में आपने सी डाल दिया, कुछ तो सी डाल दिया अनुभव के आधार पर, हाँ, जैसे सालों साल जैसे ये करते हैं उसके आधार पर, तो वो विरुद्ध नहीं होता,
ठीक है। हाँ, तो ये शास्त्रकारों ने जब टीका पढ़ते हो तो अब उसमें लिखा है। हाँ, तो आप अगर कोई चीज़ बोला शास्त्र ने ये और ये विरुद्ध है, तो आप ऐसे है ना, शाक तक्र शाक, हाँ, या फिर दुग्धक शाक, ऐसे उदाहरण दिए शास्त्रकारों ने। हाँ, तो ये दुग्धक शाक ऐसी चीज़ें हैं कि दूध में सब्जियां उबाल कर वो प्रयोग होता है। हाँ, ऐसे कईयों में कई इसमें चीज़ें, तो उसमें सिर्फ वो 2 चीज़ें नहीं रहती, उसमें और भी चीज़ें रहती है। तब जब और चीज़ें रहती है तो दोनों का संयोग कभी कभार विरुद्ध नहीं होता। ये ध्यान में रखो। तो बहुत बार ऐसे होता है, हाँ, अरे इसने शहद भी ले लिया, मध भी, घी भी ले लिया, विरुद्ध हो गया। अरे नहीं, पर उसके में और भी चीज़ें हैं ना, तो और भी चीज़ें होगी तो वो 2 चीज़ें नहीं है। तो इस प्रकार से विरुद्ध की व्याख्या हो जाती है। तो यही है सब कुछ, ठीक है। और ये खत्म हो गया प्रश्न? सर मेरा नहीं सर, एक क्वेश्चन है सर। चलो एक ही क्वेश्चन सर। यस सर, 42 की एज में सर ये नी ज्वाइंट पेन है सर, और उसमें सर क्या हुआ था सर, उसकी संप्राप्ति ये थी कि गिरने से सर पेन स्टार्ट हुआ था। तो पहले वही एंटी इन्फ्लामेटरी और वो सब खाई पेशेंट ने, तो फिर ऑर्थो के अपने आयुर्वेद में दिखाया सर स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने बताया कि साइनोवियल फ्लूइड बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने एक्सपायरेट कर दिया साइनोवियल फ्लूइड। और उसके बाद भी हल्का पेन बन रहा था, हल्का पेन था सर। फिर वो सिंहनाथ गुग्गुल और चंद्रप्रभा वटी और शल्य की टैबलेट शुरू करी सर। पेशेंट का वेट भी, हाइट 6 फीट है सर और वेट 106 kg है सर। वेट भी ज्यादा है। वो भी हाँ सर, तो उसमें ये मैंने वो किया सर उनको, मतलब वेट भी मैनेजमेंट और वो तो चल रहा था, तो उसके लिए मैंने गुरु अवतर्पण लाजा, मतलब शाम के खाने में उनको वो दिया, और दही की वो थी सर उनको खाने की, दोपहर के खाने में दालें भी दही भी, तो वो सब बंद कराया मैंने सर। तो अभी रिलीफ तो है सर, तो और क्या निदान परिवर्जन किया जाए? रिलीफ है तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना। हमारे दिमाग में ये मत रखो कि 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने, ऐसे नहीं है। बीमारी ज़्यादा हो, उसका वेट ज़्यादा हो, लोड बेरिंग ज़्यादा हो, तो ज़्यादा जो है फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। चल गुण के हेतु है तो स्थिर गुण की ट्रीटमेंट देनी है, वृक्ष गुण के हेतु है तो स्निग्ध गुण की ट्रीटमेंट देनी है। सर 1 मिनट, वो बीच में यही था सर कि उन्होंने दोबारा से वहाँ मतलब जो एक्सरे कराया, तो वहाँ ऑर्थोपेडिक ने उनको बताया कि आपके डिजेनरेटिव चेंजेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो 10 साल बाद एस्पिरेशन, और इससे क्या हो जाता है, द्रव गुण हम निकालते हैं, वहाँ का साक्षात कफ निकालते हैं, और बाद में फिर वात प्रकोप होता है, वो ज्यादा हो जाता है। हाँ, पहले से हुआ रहता है और फिर ज्यादा होता है। तो हमारे इसमें कैसा है, शोथ वातज भी शोथ बोला है, पित्तज भी बोला है, कफज भी बोला है ना। तो फिर क्या हो जाता है, शोथ बढ़ता है और पहले से ज्यादा शोथ आता है, घुटना और दर्द करता है, इसलिए वो एस्पिरेट विस्पिरेट कुछ करना नहीं। हाँ, आप लेप लगाओ। हाँ, पाचन करना है तो शुंठी निर्गुंडी का लेप लगाओ। हाँ, आपको पित्तज कुछ लग रहा है तो उस प्रकार से लेप लगाओ, दुग्ध धारा करो, उस प्रकार से करो। बहुत ही घुटनों में ये है तो रात को ये लगाओ, उपनाह करो, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से करो चिकित्सा। हाँ, अभी तो सर वो तो हो गया ना एक्सपायरेशन, तो अभी हो गया, वो कर दिया सर। हाँ, तो उसके बाद में रिलीफ तो है सर, जो जितना रिलीफ, मतलब पहले बहुत पेन था, और उम्र 42 है सर, और पेन किलर जब तो लगातार खा रहे थे, मतलब 1.5 महीने तक खाई है, उससे रिलीफ नहीं था। अब रिलीफ तो है। फिर पेन किलर से रिलीफ नहीं है और आयुर्वेद से रिलीफ, ये इससे इतना मिला है तो बहुत ही रिलीफ मिला है। तो अभी सब्र करो और मिलेगा, है ना। सबर भी है। मैं यही पूछना चाह रही थी सर, जैसे लाजा मैं उनको दे रही हूं, देखो रिलीफ नहीं मिल रहा है ना, रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको रूट चेंज करना है ना। रिलीफ मिल रहा है तो आप बराबर रूट पे हो, है ना। ठीक है सर। एक्चुअली सर मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं इसलिए ये पूछती थी कि कुछ और डाइटरी चेंजेस करने हैं या कुछ। तो हमारे फैमिली का मेंबर रहता है तो हमें फास्ट चाहिए रहता है सब कुछ, है कि नहीं। नहीं सर, फास्ट नहीं चाहिए, क्योंकि सर मुझे पता है कि जब तक वो क्लीन का पाचन और जब तक वजन कम नहीं होगा तब तक हड्डी भी कितना बियर करेगी सर। घुटने में तो कुछ लिमिट है ना। अरे 100 किलो कितना किलो है? 106 किलो है सर, 6 फीट हाइट है। हाँ, तो 106 मीन्स 153 वजन उनका रोज पड़ रहा है घुटने पर। जोक नहीं है 53 किलो रोज पड़ना इतने से छोटे बोन पर, है ना।
और सर क्रिकेट खेल रहे हैं उसके साथ में, और क्रिकेट। क्या करना है, और फिर गलत। कैसे होगा सर फिर? पंचतक्षीर बस्ती अगर उनको दी दे जाए दो, तो अच्छा होगा ना उनका, है ना। पंचतक्षीर वो खुद MBBS डॉक्टर हैं सर, वो करवाएंगे, ऐसी चीजें नहीं कराएंगे। मैं डाइटरी चीज तो जो करूंगी ना सर, वो तो कर लेते हैं। करवाते हैं, उसमें क्या रिलीफ मिलने नहीं, से आप काम उनको मतलब। कन्विंस करो, उससे तो बहुत फायदा होगा उनको। हाँ ना। अरे मैम वो एक्चुअली में ये भी है ना मैम, यहाँ पे रहते नहीं है, वो अजमेर में रहते हैं, तो खुद के कॉलेज में तो उनको टाइम भी नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं देखो, ज्यादातर किसी भी पेशेंट को ना उसके अकॉर्डिंग एलोपैथी के दवा हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ क्यों है? किसी भी पेशेंट को ठीक होना है, उनको कुछ मतलब नहीं है आप कहाँ से संप्राप्ति भंग कर रहे हो, मुझे 10 साल के बाद कौन सा ये मिलने वाला है। इससे कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको रिलीफ चाहिए किसी भी पेशेंट को, है ना, ठीक होना है बस। आपका ध्यान आपके पास ऐसा है पेशेंट का, ठीक है ना, मुझे सिर्फ ठीक करो, और वो काम करते हैं एलोपैथी वाले, इसलिए वहाँ भीड़ रहती है, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ हमारे में क्या है, हमें मालूम है कि क्या हेतु है, क्या है, इस प्रकार से हम जो काम करते हैं, हम जो रिलीफ देते हैं, उस पर दूसरी व्याधि नहीं उत्पन्न होती, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, रुग्ण को कुछ बाद में तकलीफ नहीं होती। ये जो हमारा प्लस पॉइंट है, ये रुग्ण को समझाना है आपको, ठीक है ना, और इस प्रकार से रिलीफ देना है, बस वही काम करना है। सर वो एक ये था सर, जो ये बबूल की जो फली है सर, देसी बबूल की फली, तो उसका जो पाउडर, तो सर वो उनको दे सकते हैं क्या सर? फली मीन्स क्या? हाँ सर, ये बबूल का जो फल है ना सर, उसकी जो देसी कीकर की जो फली होती है सर, एक दिन पहले भी डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर कि वो इसमें काम आती है सर। डिस्कशन किस सर शायद आप ना, मैंने नहीं कहीं किया था। तो सर द्रव्यगुण में वैसे भी आया है सर उसका, आया है तो उस प्रकार से दे दो। मैंने नहीं किसी को दिया कभी बबूल, ठीक है। उनको क्या है, अभी उनको पूरे बॉडी को संतर्पण नहीं करना है, उनको ये नहीं करना है, हमको वजन और बढ़ेगा, हमें घुटनों मजबूत करने हैं, घुटने मजबूत करने हैं, वजन तो कम करना ही है उनका, ठीक है, पर घुटने कम करना है। वजन कम किससे कर सकते हैं हम, उनको बोल नहीं सकते कि दौड़ो, है ना, और घुटनों में ये जाएगा, तो वजन कम करना और वात शमन करना, ये दो चीजें कर सकती है। एक तो वो अभ्यंग करें, बराबर है ना, रोज उसको अभ्यंग करना, ये मुख्य करो, नहीं तो तेल पान करना, पेट में तेल लेना, उससे भी वजन कम होता है, वात भी कम हो जाता है। पर तेल पान से क्या होता है, कुष्ठ की संप्राप्ति आ जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, ज़्यादा दिनों से नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं हम, अभ्यंग नित्य कर सकते हैं, रात का खाना कम कर सकते हैं। रात का खाना एकदम कम, रात का खाना खा रहे हैं वो, बहुत अच्छी बात है। और क्या, MBBS डॉक्टर ने इतना करना और बहुत बड़ी बात है ना, है ना। वो बहुत यश मिल गया आपको ट्रीटमेंट में फिर। यस सर, मैं ये था कि एक बार उनको अभी जब वो पेशेंट को, उनके पेशेंट को जब वो ऐसा बोलेंगे लाजा का, और तो और यश मिल गया आपको, ऐसा है ना। लेकिन मैडम वो मानते भी होंगे कि हाँ इससे हुआ है। हाँ नहीं, वो मानते हैं मैम, ऐसे तो जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद से वो ज्यादातर मेरा ही ट्रीटमेंट लेते हैं, पहले तो खुद का ही करते थे, अब तो नहीं करते हैं। सितोप्लादी चूर्ण तो वो सबको बताते हैं, खुद से बताते हैं, उनके पास कास का पेशेंट आता है ना, तो खुद की मेडिसिन लिखते ही नहीं है, वो कहते हैं 1-2 दिन की है ना, तो सितोप्लादी चूर्ण ले लो और खा लो। वेरी गुड। उनको अब तो बहुत कुछ पता चल गया है, पुनर्नवा देना, गुग्गुल का पता लग गया है कि हाँ गोक्षुरादि गुग्गुल लेना है। MBBS अगर मॉडर्न डॉक्टर को हमारे, अगर आयुर्वेद के कंसेप्ट आपने बताए ना, अग्नि कंसेप्ट, आम का कंसेप्ट, दिनचर्या, ये सब आपने अगर सिखाया और उन्होंने मान लिया, फिर उनके जैसे बड़ा कोई डॉक्टर ही नहीं होगा, ऐसा है। ये लोग सुनते नहीं तो बाकी उनको बहुत मालूम रहता है, और ये मुख्य आयुर्वेद पे आ जाएंगे। ऐसा है। नहीं, अभी तो MD कर रहे हैं खुद ही कहाँ, लेकिन वो मानते हैं सर, क्योंकि मेरे घर में मैं खुद सारा डाइटरी देखो, जब ये आधुनिक वैदिक शास्त्र के डॉक्टर जब रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे ना कि हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिखने का अधिकार चाहिए, तब जाके कुछ बदलाव आएंगे, तब हमें यश मिलेगा। जैसे हम आंदोलन कर रहे हैं ना, हमें ये चाहिए वो चाहिए, उससे अच्छा वो आने चाहिए, और वो बोलने चाहिए कि हमें भी पंचकर्म का सेटअप डालने के लिए अनुमति चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, आएगा सर वो दिन, आएगा क्या? अरे आएगा ना, पहले हमारे तो दिन आने दो, है ना, पहले हमारे दिन आएंगे फिर उनके दिन आएंगे।
ऐसा है। सही चलो सही। ठीक है, चलो शुभ रात्रि। सर छोटी सी बात थी सर, उनको सद्यो विरेचन करवा सकते हैं क्या सर? सद्यो विरेचन क्यों करवाना? तो सर वजन जैसे सद्यो और थोड़ा वो विरेचन हो नहीं जाए। होता। सद्यो विरेचन कैसे होता है? रेचन हो जाता है। सद्यो हाँ, वमन क्यों होता है? आमाशय का जो है वो नजदीक है, दोष उत्क्लेशी सालोकता सर। दिखती है, इसलिए सद्यो वमन करते हैं। हाँ ओके सर। हाँ, क्योंकि दोष उत्क्लेशित है, सिर्फ आपको निकालना है, इसलिए सद्यो वमन है। हाँ, विरेचन नहीं होता, रेचन होता है। रात को गोली खाओ, सुबह पेट साफ, उसको रेचन बोलते हैं, विरेचन नहीं बोलते। विशिष्ट रेचन जब होता है तब विरेचन होता है। ओके सर। ठीक है, सर बोलो। सर आपने अभी जैसे बताया कि विरुद्ध में अगर A+B अगर C ऐड कर दिया जाए, तो जैसे फिर दूध और नमक विरुद्ध है, तो अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय में हम दूध के साथ वो चाय पत्ती, चाय बनाते हैं तो चाय में दूध, शक्कर, पत्ती वगैरह सब होता है, तो अगर उसके साथ फिर नमक दिया जाए तो क्या वो भी विरुद्ध होगा या नहीं? हाँ, तो वही ना, चाय में अगर, वही बोल रहा हूँ कि इसमें भी बहुत कंट्रोवर्शियल हुई थी कि लोग चाय के साथ नमकीन बिस्किट खाते, तो विरुद्ध होगा क्या, है ना? बराबर है ना? इसमें भी वो विरुद्ध होगा क्या? तो यही चीज है, क्या है, ये द्रव्य संयोग है, ये हमारे बुद्धि के परे है। ठीक है, एक दो द्रव्य साथ में आने के बाद तीसरा द्रव्य क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन में उसका वीर्य क्या होगा, रस क्या होगा, कार्य दोष कौन से दोष पर जाएगा, ये द्रव्य संयोग है, वो मुनि ही जान सकते हैं। तो हमारे लिए उन्होंने सिर्फ दिए हैं, ये द्रव्य है, ये विरुद्ध है। ठीक है, इसके आगे का जो विरुद्ध का जो प्रकार है कि ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हम अनुभव के आधार पर ही कर सकते हैं। हमारे ये बुद्धि के परे है। ठीक है, तो ये देखना कि चाय के साथ नमकीन बिस्कुट खाने के बाद व्याधि होती है क्या, ये सालों तक पढ़ाई करने के बाद हम उस पर बता सकते हैं हाँ नहीं ये विरुद्ध है। हाँ, कई लोग बोल सकते हैं इसको विरुद्ध, कई लोग नहीं भी बोल सकते, बराबर है। पर द्रव्य संयोग का फल क्या होता है ये मुनि ही जान सकते हैं, ये हम नहीं जान सकते। हाँ, तो इसीलिए, क्योंकि इतने सर कुछ ऐसा होता होगा कि जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और वो जो है, अगर मॉडर्न से अगर आपको रिलेट कर रहे हैं, नहीं होता मॉडर्न से कोरिलेट। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अगर मॉडर्न से रिलेट करना हो तो सभी विरुद्ध अन्य को अगर रिलेट करो तो दूध, केली, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ नहीं दिखता उनमें टॉक्सिसिटी, उनमें कुछ भी टॉक्सिसिटी नहीं दिखती। टॉक्सिसिटी जो है वो होस्ट सेल पर भी डिपेंड है, सिर्फ द्रव्य पर डिपेंड नहीं है। ठीक है ना? अगर दूध और केले मेरे लिए विरुद्ध है तो वो हाथी के लिए विरुद्ध नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो टॉक्सिसिटी जो है वो सिर्फ टॉक्सिक, वो द्रव्य पर नहीं निर्भर होती, द्रव्य कहाँ जाने वाला है उस पर भी निर्भर होती है। समझ में बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, जैसे ये दूध और मछली का बताते हैं, ये विरुद्ध अन्न जो है, ये कुछ बोला है, ये हमारे लिए, इंसान के लिए जो है, ठीक है, ये प्राणियों के लिए होगा और नहीं होगा ये नहीं हम बता सकते। किसी को होगा, किसी को नहीं भी हो सकता है। किसी के लिए वो फल और दूध ये अमृतवत भी हो सकता है, किसी प्राणी के लिए नहीं बता सकते हम। ठीक है ना? ऐसा है। फिर तो इसीलिए वो विरुद्ध अन्न हो या उसको हम केमिकली नहीं जांच सकते। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन कभी कभार वो बाहर नहीं हो सकता, वो शरीर में जाने के बाद उसको टॉक्सिन हम बोल सकते हैं। समझ में बात आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? बराबर है ना? यस यस सर, होता तो यही होगा कि वो पाचन ठीक से नहीं हो, मुश्किल हो जाता है उसका। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, पर उनका जो संयोग है वो शरीर के धातुओं को बल देने वाला नहीं होता, वो उसका अच्छा तरह से आहार रस नहीं बन पाता, वो उनका जो पोषण का काम है वो नहीं कर पाता वो, और शरीर में विष रूप की तरह बैठता है और विष की तरह काम करता है। ठीक है? तो इसलिए वो विरुद्ध अन्न है। हाँ, इसको हम ये नहीं कर सकते और लिस्ट बना सकते हैं क्या नहीं सकते, ये भी बहुत बड़ी, क्योंकि उस पर अभ्यास लगेगा। ग्रंथकारों ने भी ऐसे नहीं रात को सोया और सुबह उठे हाँ नहीं दूध फल विरुद्ध है, ऐसे नहीं हुआ है। ये सालों साल की मेहनत है, बहुत बड़े बड़े बुद्धिवानों की सालों सालों की मेहनत है, तब जाके पता चला है ऐसा। बराबर है ना? तो ये बहुत उसमें बहुत व्यापकता है ये सब कंसेप्ट में, क्योंकि कई चीज जो है वो प्रकृति के भी अनुसार अलग होती है। मीन्स क्या, अगर दूध है हाँ, तो वो दूध वात प्रकृति के लिए जितना अच्छा है
उतना वो कफ प्रकृति के लिए इतना अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। जो दूध जंगल देश में अच्छा लग रहा है वो अनूप देश में उतना अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। जो दूध ग्रीष्म ऋतु में अच्छा है वही दूध वसंत ऋतु में अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। बिल्कुल। तो एक ही चीज जो है वो इतने तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन सर उसमें जैसे आपने बताया कि कुछ और द्रव्य मिला दें तो वो साथ में हो जाता है फिर। कौन? हाँ वही तो। दूध में हल्दी मिला हाँ दिया तो या कुछ नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो साथ में ही वो अच्छा ही है। हाँ पर उसकी मात्रा जो है वो कम ज्यादा करनी पड़ती है प्रकृति के अनुसार, देश के अनुसार, ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार। ठीक है ना। रात को जितना दूध हम पिएंगे, दोपहर को पिएंगे उतना अच्छा रहेगा, रात को पिएंगे उतना तकलीफ होगा, है ना। वही दूध। पर इन शॉर्ट क्या है, दूध अच्छा है ना। पर फिर अच्छा है इसका मतलब सभी को पीना है, सभी को एक ही मात्रा पीना, ऐसा नहीं है ना। ये चीज है। उसी प्रकार ये सब कुछ विरुद्ध आहार और ये सब व्यापकता है, उसमें व्यापक विचार है। ऐसा है। तो ये विरुद्ध आहार की जो टीका है उसमें उन्होंने बहुत डिटेल दिया है, क्योंकि बहुत बार होता है ऐसा कि दो पदार्थ रहते हैं और हम क्या करते हैं कि वो दो पदार्थ विरुद्ध है, और इसीलिए वो जो बनाई हुई रेसिपी है वो विरुद्ध है, ऐसे कर देते हैं हम। जो कुछ बनाई हुई रेसिपी जो है वो विरुद्ध है, ऐसे कर देते हैं हम। जैसे दही और मांस है ना, हाँ वो अगर विरुद्ध है तो बटर चिकन हो या फिर चिकन की रेसिपी है वो विरुद्ध है। तो कभी कभार वो नहीं भी हो सकती विरुद्ध, क्योंकि उसमें सिर्फ वो नहीं है, उसमें बाकी भी इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। शायद वो बाकी की इंग्रेडिएंट जो है वो विरुद्धत्व को नाश कर सकते हैं, है ना। ये सब ये नहीं हम कर बोल सकते यही है और यही नहीं है, पर ये है। समझ में बात आ रही है? हाँ तो ये है चीजें। तो इसीलिए बहुत सी ऐसी चीजें हम विरुद्ध अन्न में आती है हमारे डेली रूटीन में, पर हमें कुछ नहीं होता। ठीक है ना। बहुत सी चीजें आती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो दो ही चीज नहीं रहती, उसके साथ बाकी की भी चीजें रहती है। ऐसा है। जैसे वो अभी भगवान को हम देते हैं तो उसमें वो घृत भी रहता है, शहद भी रहता है ना। हाँ और क्या रहता है, पंचगव्य ये रहता है ना, उसमें सभी होता है। तो फिर सिर्फ उसमें घृत और मधु नहीं रहता, बाकी की भी चीजें रहती है, तो वो विरुद्ध नहीं हो सकता। बराबर है ना। ऐसा है। इस प्रकार से है। और प्रमाण पे भी डिपेंड करता है ना सर कि दो जो चीजें मिला रहे हैं वो किस प्रमाण में है। वो सभी मायने रखता है ना। ऐसा है। ओके चलो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट।